जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज से हम अपनी लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग बहुत दिन से मैं आप लोगों से कह भी रहा था कि हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आज से उसका शुभारंभ हो गया है और आज से ही हम अपनी लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सभी सब्जेक्ट लूसेंट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका 1 बाय 1 हम वीडियो बनाएंगे और बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो, लेकिन वो आपके बिल्कुल काम के होंगे क्योंकि एग्जाम में लूसेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपका बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो और जो वनडे एग्जाम आपके हैं यूपी ट्रिपल एससी के, सीटेट के, काफ़ी चीज़ों में जहाँ जीएस पूछा जाता है तो लूसेंट से बहुत अहम भूमिका हो जाती है लूसेंट की। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं क्योंकि ये एडवांस बुक का जो है दोस्तों निचोड़ है, कॉन्क्लूजन है, तो इससे प्रश्न इसलिए बनते हैं। तो मैंने इसको और जो है वन लाइनर बना दिया है, केवल अब आपको की पॉइंट याद करने होंगे और मान के चलिए इससे अगर आपके एंशियंट हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 16 से 17 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में अच्छे से रहेंगे। तो आप 1 घंटे की वीडियो अगर 4 से 5 बार देख लेते हैं और आपके 16-17 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो उससे बेहतर बात क्या होगी। तो अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो मैं सारे सब्जेक्ट की वीडियो जो है कंटिन्यू लाता रहूँगा चैनल पर। आप लोगों का रिएक्शन जो भी होगा उसका हम स्वागत करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं पढ़ाऊँगा कैसे, ये प्राचीन इतिहास है, यहाँ पे मैं आपको की पॉइंट एकदम पढ़ाऊँगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें साफ नहीं दिख पा रही है तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी अपने पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मैंने नोट्स अपने लिए बनाया था तो बहुत छोटी राइटिंग है मेरी, तो उसमें मैंने और छोटी बना दी थी थोड़ा कुछ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ना था। लेकिन ये आपके लिए भी अब मैं कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ी सी दिक्कत आए तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सुनेंगे, 5-6 बार सुन लेंगे अगर लेक्चर को, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे महाकाव्य एवं पुराणों, यहाँ पर महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष को भरतों का देश कहा गया है, ये पूछा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया है, ये महाकाव्य एवं पुराणों में। प्राचीन ईरानी जो थे इसको सिंधु नदी से जोड़कर हिंदू कहने लगे, जो हिंदुस्तान को हिंदू कहने लगे ये प्राचीन ईरानी जो थे। यूनानी से इंदे कहते थे भारत को। अरब वाले जो थे वो हिंद कहते थे। मध्यकाल में इसी से हिंदुस्तान नाम जो है, हिंदुस्तान का मतलब भारत का पड़ा। अंग्रेज जो थे इसे इंदे से जोड़कर इंडिया कहने लगे, ये आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनसंख्या जो रहती है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशॉइड, निग्रोइड और मंगलोइड, इस प्रकार की जो है जनसंख्या यहाँ पर रहती है। इतिहास का वर्गीकरण प्राचीन, मध्य, आधुनिक 3 खंडों में किया गया है और इसको किया है क्रिस्टोफ सेलियरस द्वारा किया गया इसका जो है वर्गीकरण, और ये 1638 से 1707 ईस्वी में किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत दोस्तों धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो मिलते हैं वो इसके स्रोत हैं। अब हम आगे देखते हैं। धर्म ग्रंथ, ये वेद जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है धर्म ग्रंथ है, इसको वेद व्यास द्वारा रचित है। ये वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। वर्गीकरण जो किया जाता है वेदों का वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं हमारे जो है। उनको संयुक्त रूप से, जो चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जो इसका पहला ही पॉइंट है। देखिए पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं, इससे भी प्रश्न बनता है। 10,462 ऋचाएँ हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके पाठ करने वाले को ह्रोत कहा जाता था, ये आप देख पा रहे होंगे। तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में, जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, उसमें सोम देवता से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं। 8वां मंडल जो है वो खिल हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसमें। 10वां मंडल जो है चतुर्वर्ण समाज वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। अघन्य कहा गया है ऋग्वेद में गाय को, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इंद्र को 250 ऋचाएँ जो है समर्पित हैं ऋग्वेद में, और अग्नि को 200 ऋचाएँ समर्पित हैं जो है
ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है स्रोतों में। मतलब ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है वो शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद के बाद उसका ही स्थान आता है। अब यहाँ पर देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों मंत्रों व बलि के नियमों का उल्लेख है इसमें, यजुर्वेद में। उसके बाद पाठकर्ता जो था इसका अधर्व्यू था, जो पाठकर्ता करता था उसको अधर्व्यू कहते थे। यज्ञों के नियम व विधि विधान दिए गए हैं इसमें, यजुर्वेद में है ये। बलिदान विधि का वर्णन, ये बलिदान ऐसा नहीं कि जान दे देना, बलि एक तरीके का कर्ज था, उसको दान जो दिया जाता था उसकी विधि थी, तो उसका वर्णन इसमें है। गद्य व पद्य दोनों में है ये जो है यजुर्वेद जो है। अब हम देखते हैं सामवेद। सामवेद में दोस्तों यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्र की व्याख्या की गई है कि जो यज्ञ होता था उसमें कौन से मंत्र गाए जाएंगे, उसके बारे में जानकारी जो है सामवेद में मिलती है। पाठकर्ता जो था उदात्र था और 1810 सूक्त जो थे ऋग्वेद से लिए गए थे। ये है आपका सामवेद। अथर्ववेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद्य हैं। कन्याओं की निंदा की गई है, अथर्ववेद में क्वेश्चन पूछा जाता है। विचारों व अंधविश्वासों का विवरण दिया गया है इसमें। मानव जीवन के सभी पक्षों का उल्लेख है इसमें, जैसे कृषि हो गया, आपका विवाह हो गया, वशीकरण आदि सभी तरीके की चीज़ों का इसमें विवरण मिलता है। उसके बाद सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी जो है ये अथर्ववेद में ही कहा गया है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका हो गया कंप्लीट चारों वेद। अब संहिता सबसे बड़ा है संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, फिर अर्णयक, फिर उपनिषद। सबसे छोटा जो है वो उपनिषद है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेद कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो आपको पता होगा ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित हैं। यजुर्वेद से संबंधित है तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित है पंचविश और अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ। ये चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी होंगी। आप इस वीडियो को 4 से 5 बार देखेंगे दोस्तों, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। मैं इसकी PDF भी आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों उल्लेख है राज्य अभिषेक के नियम व प्राचीन राजाओं के नाम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शैल, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है और स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, यह आपको याद रखना होगा। अर्णयक जो है, अर्णयक में लिखा गया है यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, अर्णयक जिसको कहते हैं उसमें। उपनिषद जो है उसमें दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा व ब्रह्म की व्याख्या की गई है। कुल 108 हैं उपनिषद, 13 जो है मूलभूत हैं। 13 मतलब मूल रूप से 13 पे चर्चा ज़्यादा होती है, 108 टोटल है। मैत्रेय संहिता, इसमें स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष कहा गया है जुआ और शराब के बाद। मैत्रेय संहिता में आपको याद रखना चाहिए। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है। शुंग वंश से संबंध है इसका जो है मनुस्मृति का। देखिए पुराण पे देखते हैं। पुराण दोस्तों कुल 18 हैं, जिसमें से 5 जो हैं मृत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण व भागवत में राजाओं के वंश का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं मृत्स्य जो है वो आपका आंध्र सातवाहन से संबंधित है, जो आंध्र सातवाहन वंश था उसके सबसे पुरानी व प्रामाणिक है ये। विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। उसके बाद आपका बौद्ध, जैन व अन्य साहित्य हम देखते हैं क्या है, तो ये आप देखिए। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जो है जिसमें लिखी गई है उसको हम जातक के नाम से जानते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है उसको कथा वस्तु के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य का जो है, जैन साहित्य जो है उसको हम आगम के नाम से जानते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है उसको कल्पसूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये 4 चीज़ आपको बिल्कुल 1 लाइनर याद करनी है दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, 1 लाइनर बस आपको फैक्ट याद करने हैं। अर्थशास्त्र लिखने वाले जो है चाणक्य, उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। 15 अधिकरणों में लिखी गई है, 180 प्रकरण हैं उसमें। अनुवादक जो है श्याम शास्त्री थे।
जिन्होंने अर्थशास्त्र का अनुवाद किया था। संस्कृत साहित्य सर्वप्रथम क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया? कल्हड़ ने। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है रजत रंगणी राजाओं की नदी। इसका अर्थ है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो रजत रंगणी है। अरबों की सिंध विजय की जो व्याख्या की गई है चचनामा में की गई है, इसके लेखक हैं अली अहमद। अष्टध्यायी संस्कृत व्याकरण है एक, इसको लिखा है पाणिनि ने। पहली बार इसमें लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों विदेशी यात्री जो आए थे राजाओं के दरबारों में, कौन कौन से कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनानी रोमन जो थे, तो टेसियस ये ईरान का राजवैद्य था। उसके बाद हेरोडोटस, ये इतिहास का पिता इसको कहा जाता है। ये इसकी पुस्तक भी थी हिस्टोरिका, ये काफ़ी प्रमाणिक किताब मानी जाती है। यहीं से इतिहास का जो मतलब पहली किताब मानी जाती है। सिकंदर के साथ आने वाले जो थे नियाक्रस, अनेक्रिटस, अरिस्टोबुलस, इसमें इनका जो विवरण है अधिक प्रमाणिक व विश्वसनीय है। यहाँ से हम इतिहास को काफ़ी थोड़ा सा प्रमाणिक मान सकते हैं। उसके पहले जो थी चीज़ें वो उसका कुछ प्रमाण नहीं मिल पाता है। अब हम देखते हैं मेगास्थनीज, ये आया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था ये। पुस्तक किसकी थी? इंडिका, ये आपको पता होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइमेकस, ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था दोस्तों। अंतियोकस का राजदूत था ये। डायोनोसियस, ये अशोक के राज दरबार में आया था। मिस्र नरेश टालमी टू का राजदूत था ये। तो ये कभी कभी जो अशोक का दरबार यहाँ लिखा गया है, ये कभी कभी बिंदुसार के यहाँ भी आपको कहीं मिलेगा, अन्य अन्य किताबों में अन्य प्रकार से है, लेकिन लूसेंट में यही दिया गया है। तो आप लूसेंट के हिसाब से अगर जाते हैं तो यही देखेंगे। अब उसके बाद टॉलमी, ये भारत का भूगोल जो किताब थी ये इन्होंने लिखी थी टॉलमी ने, दूसरी सदी में। पिलनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा पेज। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी साउंड में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, हम जल्द ही इसका भी उपाय करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ी सुविधाएं जो है, संसाधन थोड़े कम हैं, तो जल्दी जल्दी आप चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद हम चीज़ों को सही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चीनी लेखक जो हैं फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनके दरबार में आया था ये फाहियान। 14 वर्षों तक भारत में रहा। और मध्य प्रदेश की संस्कृति का वर्णन, मध्य प्रदेश मतलब ये जो आज मौजूदा मध्य प्रदेश है, मामा का मध्य प्रदेश, ये वाला मध्य प्रदेश नहीं। पहले जो मध्य प्रदेश था वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जो मौजूदा है, ये सब को मिला के एक मध्य प्रदेश कहा जाता था। तो उसकी संस्कृति का वर्णन है यहाँ पे। ह्वेंसांग, ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। भारतीय राज कपीशा में आया था ये पहली बार। CU की भ्रमण वृत्तांत है इसका, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शीलभद्र नालंदा के कुलपति थे उस वक्त जब ये आया था भारत में हर्षवर्धन के दरबार में। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आए थे। अब देखते हैं अरबी लेखक। दोस्तों ये मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो ये वन लाइनर है और बिल्कुल की पॉइंट आपको याद करने होंगे। 4 से 5 बार आप वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। अरबी लेखक दोस्तों, अरबी लेखक जो आए थे अलबरूनी, ये आया था महमूद गजनवी के साथ। ख्वारिज्म या खीव तुर्कमेनिस्तान का था ये। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किताब था इसका, जो इसका वृत्तांत था। इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इसको। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है इसको रहल्ला के नाम से जानते हैं हम लोग। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हम देखते हैं क्या क्या है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता हम सर अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं। भागवत धर्म का विस्तार जो है मध्य भारत में, वो हेलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से पता चलता है कि भागवत धर्म का विकास कैसे हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतवर्ष का जिक्र जो है सर्वप्रथम जो मिलता है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जिसका निर्माण कलिंग राज खारवेल ने करवाया था। जो भारत में सर्वप्रथम दुर्भिक्ष पड़ा था उसका हमें उल्लेख सौगारा अभिलेख से मिलता है,
जिसमें लिखा गया सर्वप्रथम में खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिए इसमें लिखा गया था कि अगर कोई संकट हो तो खाद्यान्न सुरक्षित कैसे रखा जाए, रखना चाहिए। हूण जो सर्वप्रथम हूण आक्रमण था उसका पता हमें भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। और सती प्रथा का जो प्रथम सती प्रथा थी उसका हमें उल्लेख जो मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है। गार्तावास जो गड्ढा घर था उसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है बुर्ज होम कश्मीर में जो है उससे मिलता है। उसके बाद सिक्कों पर लेख जो है सर्वप्रथम यवन शासकों द्वारा किया गया। और प्राचीनतम सिक्के जो थे आहत कर्षापण साहित्य में मिलते हैं ये, तो ये आपको पता है। और उसके बाद आपको महत्वपूर्ण अभिलेख में बताता हूँ कौन से अभिलेख किसके द्वारा लिखे गए। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण जो है कलिंगराज खारवेल ने करवाया। जूनागढ़ गिरनार जो है उसका निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो था उसको समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित किया गया। ऐहोल अभिलेख जो था पुलकेशिन द्वितीय द्वारा किया गया। भीतरी एवं जूनागढ़ जो था स्कंदगुप्त द्वारा किया गया। देवपाड़ा अभिलेख जो था बंगाल शासक विजयसेन द्वारा किया गया। अध्ययन को इपिग्राफी, जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसको हम इपिग्राफी कहते हैं दोस्तों, उसको इपिग्राफी के नाम से जानते हैं। पंचायतन अगर कहीं आपको इतिहास में मिले कि पंचायतन जो है शब्द वो किससे संबंधित है, तो वो मंदिर की एक रचना शैली थी जिसमें एक मेन जो मंदिर होता था बीच में होता था, उसके किनारे किनारे 4 मंदिर और होते थे, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो उसको पंचायतन कहते हैं। तो ये एक मंदिर की रचना शैली थी, तो आप भी समझेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, इसमें प्रागइतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। प्रागइतिहास जो है उसमें लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होते हैं। आद्य इतिहास जो है उसमें लिखित विवरण उपलब्ध है पर पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, वो आद्य इतिहास होगा। और इतिहास वो है जो लिखित विवरण उपलब्ध भी है और पढ़ा भी जा चुका है। ये चीज है प्रागइतिहास काल के। 3 खंडों में उसका जो है वर्गीकरण किया गया है। ज्ञानी मानव जो थे सबसे पहले जो थे उनको होमोसेपियंस कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में शिकार मनोरंजन का साधन भी था पूरा पाषाण काल में, और आग का आविष्कार भी हो गया था पूरा पाषाण काल में। नव पाषाण काल में दोस्तों पहिए की खोज की गई थी और स्थायी निवास तथा कृषि होने लगी थी नव पाषाण काल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम खोजी गई धातु जो थी वो थी तांबा। कुल्हाड़ी बनाई गई थी उससे। और कृषि के साक्ष्य जो सब सर्वप्रथम मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। पहली फसल जो थी गेहूं और जौ थी, ये भी आपको पता होगा। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो चावल था, कोल्डिवा से प्राप्त किया गया था। पूरा पाषाणकालीन जो औजार की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। भारत का सबसे प्राचीन शहर जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो है। भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैलचित्र के वजह से प्रसिद्ध है। मानव का जो साक्ष्य मिला था भारत में नर्मदा घाटी के तट पे मिला था। और सिंधु सभ्यता, अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। इससे भी प्रश्न बहुत बनते हैं, ये एक अपने आप में नया चैप्टर है, यहाँ से आप देखिए। काल जो है इसका 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार ये है। और अन्य कई मतलब लेखकों ने या कई खोजकर्ताओं ने इसको अन्य इसका काल बताया है, कई प्रकार विभिन्न है उसमें, लेकिन ये जो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार ये माना गया है। आकार जो था इसका त्रिभुजाकार था। खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में इस साइट की खोज की थी। आद्य ऐतिहासिक तथा कांस्य युग में रखा जाता है इसको। इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम आद्य ऐतिहासिक तथा कांस्य युग भी कहते हैं, और उसी में रखा भी जाता है इसको। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे जॉन मार्शल। उन्नत नगरीय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था ये। क्वेश्चन पूछाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस वजह से जानते हैं, वो कि नगरीय थी, कृषि व्यवस्था थी वहाँ पे, तो नगरीय व्यवस्था पे आप लगाएंगे क्योंकि उन्नत नगरीय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी वो अपने आप में। इसका देखिए विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। पश्चिम में दोस्तों सुत कांगेडोर तक था, बालूचिस्तान में पड़ता है ये दाश्त नदी के तट पे। पूर्व में आलमगीरपुर तक है जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
हिंडन नदी के तट पे। उत्तर में मांदा या मांडा, आप जिस नाम से भी जानते हो, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये, चिनाब नदी के तट तक इसकी सीमा थी। दक्षिण में दायमाबाद, भगतराव, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी तक इसकी सीमा थी दक्षिण साइड में। संबंधित स्थल जो थे इससे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वरीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये संबंधित जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल जो थे गुजरात में आए। गुजरात के हिस्से में जो हमारे इस समय भारत का एक राज्य है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल साइटें वहीं पे इस समय हैं। नोट, सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो, आप याद रखेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ ही है, ये आप याद रखेंगे। प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल व सुतकोतदा है, जो उस समय के प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। जूते खेत व नक्काशीदार ईंटें जो मिलती थी, नक्काशीदार, वो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड जो हुआ था लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। 3 मुख वाला देवता की मूर्ति जो थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। एक श्रृंगी पशु व स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ये मोहर थी जिसपे एक श्रृंगी पशु व स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा छपा था, वो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी, देख पा रहे होंगे आप। अब हम देखते हैं मनके के कारखाने दोस्तों लोथल व चहुंदड़ों से प्राप्त हुई थी। लिपि जो थी इसकी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दरवाजे जो थे पीछे की ओर खुलते थे, केवल लोथल में मुख्य सड़क पर खुलते थे दरवाजे, और पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जितने भी घरों के दरवाजे थे वो पीछे की ओर खुलते थे। बस केवल लोथल एक ऐसी साइड थी जिसमें मुख्य सड़क पर दरवाजे खुलते थे। फसल जो थी मुख्य गेहूं व जौ थी। मिट्टी का हल जो प्राप्त हुआ था बनावली से हुआ था। धान का साक्ष्य जो हुआ था कोलडीहवा से। और जो नवीनतम साक्ष्य अभी जल्दी में खोजा गया है कि सबसे पुराना जो धान का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो लहुरा देव, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। घोड़े की अस्थि पंजर जो है सुतकोतदा व कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। तौल की इकाई जो थी 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 32 इस हिसाब से तौल की इकाई हुआ करती थी। सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होता था उस समय। और मनोरंजन के लिए वहाँ पे मछली पकड़ना, शिकार करना, पक्षियों को लड़ाना, पासा खेलना आदि ये सब कार्य किए जाते थे मनोरंजन के लिए। बर्तन जो मिलते थे काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते थे वहाँ से, मतलब इस्तेमाल किए जाते थे वहाँ पे। पर्दा प्रथा व वैश्यवृत्ति जो थी प्रचलित थी उस वक्त में दोस्तों। अब हम देखते हैं अपना तीसरा पेज। बहुत जल्दी मैं आपको इसको कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, और अगर आप 5 से 6 बार इसको देख लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए लूसेंट फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। बस ये है कि थोड़ा सा अगर साउंड की प्रॉब्लम हो रही हो और क्लियरिटी ना हो तो मैं इसको टेलीग्राम पे आपके शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप इसका क्लियरिटी देख सकते हैं। लेकिन साउंड की प्रॉब्लम आप थोड़ा सा मैनेज करिए, क्योंकि थोड़ी दिक्कत है, अभी संसाधन की कमी है, और मैं चीज़ों को जल्दी ही सही कर दूंगा। आप जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कालीबंगा सामान्य लोगों के रहने वाले जो किले थे वो कालीबंगा में सामान्य लोगों के रहने वाले किले स्थान, निचला शहर भी किलेबंद था। जो कालीबंगा में थे वो सामान्य लोग जो एक थे ऊंचे कुल के लोग रहते थे, तो उनका जो रहने का स्थान था वो किलेबंद रहता था। लेकिन कालीबंगा में निचला स्तर भी जहाँ सामान्य लोग रहते थे वो भी किलेबंद किया गया था, ये चीज़ लिखी गई है यहाँ पे। जुड़वा राजधानियाँ जो थी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, पिग्गट महोदय ने इसको नाम दिया था कि जुड़वा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ थीं। उर्वरता की देवी जो थी धरती थी, इनकी पूजा भी करते थे ये लोग। वृक्ष व शिव की पूजा भी करते थे। मात्र देवी की उपासना करते थे। विशेष पूजनीय पशु जो था कुबड़ वाला सांड, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, वहाँ पे माता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था सैंधव समाज में। प्रमुख स्थल देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। हड़प्पा जो था रावी नदी के तट पे था दोस्तों, इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी।
चहुंदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे है, मैके ने 1925 में इसकी खोज की थी। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के तट पे है, अलमानंद घोष ने इसकी 1951 में खोज की थी। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पे है, फजल अहमद ने 1953 में इसकी खोज की थी। रंगपुर मादर नदी के तट पे है, रंगनाथ राव ने 1953 से 54। यहाँ पे आप देख सकते हैं रंग रंग जो होगा तो रंगनाथ राव, इसमें रंग रंग मिला लेंगे तो आपको ऑप्शन में टिक लगाने में आसानी होगी। इन्होंने खोज की थी। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पे है और यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज 1953 से 56 में की थी। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पे है, रंगनाथ राव ने ही इसकी 1954 पे खोज की थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है उत्तर प्रदेश में, यगदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की थी। सुतकांगेडोर जो है दाश नदी के तट पे है, ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज 1927 में की थी दोस्तों। बनावली जो है रंगोई नदी के तट पे है, रविन्द्रनाथ बिष्ट ने, RS बिष्ट जिसको कहते हैं, 1974 में उन्होंने खोज की थी इसकी। धौलावीरा लूनी नदी के तट पे है, JP जोशी ने 1967 से 1968 में इसकी खोज की थी। सोतकाह सादी कौर नदी के तट पे है, जॉर्ज डेल्स ने इसकी 1962 में खोज की थी दोस्तों। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम आते हैं, दूसरा चैप्टर इसका है वैदिक सभ्यता। अब इसको हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपकी कंप्लीट हुई। वैदिक सभ्यता में अब हम आते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं वैदिक सभ्यता को। देखिए दोस्तों, दो खंडों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो पहले हम ऋग वैदिक काल को देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो थी इसको आर्यों का द्वारा निर्मित माना जाता है और ग्रामीण सभ्यता थी यहाँ पे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता था उच्च नगरीय सभ्यता थी वो, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता थी जो है ऋग वैदिक काल। मैक्स मूलर ने इसको आर्यों का निवास माना है, मध्य एशिया को। मैक्स मूलर ने आर्य जो थी एक भाषा समूह था, ये कोई मतलब कोई लोग नहीं थे, ये एक भाषा समूह था आर्य। प्रशासनिक इकाई जो थी कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र, तो ये थी प्रशासनिक इकाई। सबसे छोटी कुल होती थी जिसको परिवार के लेवल पे देते थे, ग्राम होती थी, फिर विश होती थी, विजन, फिर राष्ट्र। मुखिया जो होता था ग्राम का ग्रामीणी होता था, विश का विशपति होता था, जन का राजन होता था। पुरोहित एवं सेनानी जो थे प्रमुख थे ऋग्वैदिक काल में। रत्नी एक प्रकार का 3 प्रकार के अधिकारी, जैसे इसमें 3 प्रकार के होते थे रत्नी, सूत, रथकार, कम्मादी, ये एक प्रकार के अधिकारी होते थे दोस्तों। उसके बाद गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, पूरब, स्पष्ट। पूरब जो होते थे दुर्गपति होते थे, दुर्ग पे रक्षा करते थे, और स्पष्ट जो होते थे वो जनता के बीच में जाके गुप्तचरी का कार्य करते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ये जो गोचर भूमि होती थी उसका अधिकारी जो होता था उसको वाजपति कहते थे। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, कोई न्यायाधिकारी नहीं होता था ऋग्वेद में, ये आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न पूछा जाता है। समिति व सभा ये सलाह देने वाली संस्था थी और स्त्री भी इसमें भाग ले सकती थी। गविष्टि युद्ध को कहते थे ऋग्वैदिक काल में, गविष्टि। समाज जो था पितृ प्रधान था, परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और पिता मुखिया जो होता था, मुखिया उस परिवार का, उसको कुल कहते थे। और बाल विवाह व पर्दा प्रथा जो थी वो प्रतिबंधित थी दोस्तों। और उसके बाद विधवा विवाह जो था देवर से कर सकते थे, वैसे विधवा विवाह वर्जित था, देवर से कर सकते थे आप। अगर किसी का पति खत्म हो गया है तो अपने देवर से विवाह कर सकती थी दूसरा कोई औरत। अमाजू जो थी वो जीवन भर अविवाहित स्त्रियां जो थी उनको अमाजू के नाम से जानते थे। मुख्य पेय जो था सोमरस हुआ करता था। महर्षि कर्णाद जो थे वो परमाणुवाद के जनक थे ऋग्वैदिक काल में। मनोरंजन जो ये लोग करते थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, इससे ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। मुख्य व्यवसाय इन लोगों का था पशुपालन, कृषि। प्रिय पशु जो था इनका घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र थे। धातु लोहे की खोज इसमें की गई थी। और अग्नि जो थी मनुष्य व देवता के बीच का संबंध स्थापित करने वाला मुख्य जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था अग्नि। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल की, सरस्वती। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता जो थे प्रजापति थे, वहाँ पे इंद्र थे ऋग्वैदिक काल में, यहाँ पे प्रजापति हो गए हैं। रायशिव यज्ञ जो था राजा के राज्याभिषेक के दौरान किया जाता था। वर्ण जो था जन्म के आधार पर निर्धारित होता था, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर थी, आप मान के चलिए यहाँ पे से ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी जो आज तक नहीं हट पाई है। सिरा
हल को हम कहते थे सीता, हल रेखा जो चलती थी उसको हम सीता कहते थे। मुद्रा की इकाई जो थी निष्क, शतमान, 2 इकाइयाँ थी, निष्क और शतमान। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। श्राद्ध प्रथा जो थी वो निमि के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पक्की ईंटें जो थी सर्वप्रथम कौशाम्बी से मिली थी जो प्रयागराज के पास है। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ थीं उनको किस नाम से जानते थे तब और अब। अश्किनी, चिनाब नदी जो आज की है उसको अश्किनी के नाम से जानते थे। कुंभा, जो आज के समय में काबुल के नाम से जानते हैं उसको कुंभा के नाम से जानते थे। कुंभ, इसको कुर्रम जो नदी है उसको कुंभ के नाम से जानते थे। वितस्ता, झेलम को हम वितस्ता के नाम से जानते थे। परुणशिनी, इसको रावी जो थी रावी नदी है उसको परसूर्णी के नाम से जानते थे। सदुत्री, सतलज को जानते हैं उसके नाम से। विपाशा, व्यास नदी को जानते थे। सादानीरा, गंडक नदी को जानते थे। गोमती, गोमल। द्रुशदती, घग्घर। सुवस्तु, स्वात, ये नदियों के नाम थे जो तब और अब के हैं। देवता जो थे दोस्तों, कौन कौन से मुख्य देवता थे? तो इंद्र देखिए युद्ध और वर्षा के देवता थे। और अग्नि जो थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। वरुण जो थे पृथ्वी व सूर्य, समुद्र, नियामक व शासक, सत्य व ऋतु के देवता थे ये वरुण जो थे। घौ, आकाश, सबसे प्राचीन देवता यही थे घौ, ये आकाश के देवता थे। सोम जो थे वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति व उत्थान की देवी थी। अश्वनी, विपत्तियों को हरने वाला माना जाता था इनको। पूषण, पशु के देवता थे। विष्णु, संरक्षक व पालन करता थे। मरुत, आंधी तूफान के देवता थे। ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं महाजनपद। महाजनपद कौन कौन से थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाजनपद पूछ लिए जाते हैं, बीपीएससी यूपीपीसीएस में मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। बीपीएससी में पूछे जाते हैं तो अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप देखिए छठी ईसा पूर्व में महाजनपद का जो है विकास हुआ। 16 महाजनपद थे दोस्तों। उल्लेख जो भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है जो जैन धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय में मिलता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आप जान लीजिए। छठी ईसा पूर्व में इसका उल्लेख है। 16 महाजनपद थे कुल। उल्लेख जो है भगवती सूत्र में मिलता है, जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय में मिलता है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम देखते हैं कौन कौन से थे। अंग थे, जो अंग है एक महाजनपद था अंग, उसकी राजधानी थी चंपा। और जो मौजूदा शहर उसमें शामिल हैं वो हैं भागलपुर, मुंगेर जो बिहार से संबंधित हैं। मगध की राजधानी मानी जाती राजगृह। मगध की राजधानी उस समय राजगृह थी। और इसमें आज के जो जिले शामिल हैं पटना और गया, ये भी बिहार से है। वज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली, विदेह। और इसमें जो आज के ज़िले हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये भी बिहार से। वज्जी ही पहला ऐसा है जहाँ पे राजतंत्र की जो है व्यवस्था वज्जी से ही शुरू की गई थी दोस्तों। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काशी जो है वो वाराणसी इसकी राजधानी थी। वाराणसी उत्तर प्रदेश मौजूदा वक्त में इसमें शामिल है, यही क्षेत्र था। वत्स जो है कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, इसका क्षेत्र जो है प्रयागराज वाला है। कौशल जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच इस क्षेत्र में ये फैला था। अवंती इसकी राजधानी थी उज्जैन। माहिष्मती इसका क्षेत्र जो है मालवा वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर हम देखते हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पे मल जो है वो कुशावती राजधानी थी इसकी। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर वाला क्षेत्र जो है। पांचाल जो थी अहिछत्र और कामपिल्ली इसकी राजधानी थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो है ये वाला क्षेत्र था इसका। चेदी जो थी जो महाजनपद था चेदी, ये ससीमती इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था ये। कुरु जो था महाजनपद, ये इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा वाला क्षेत्र ये था। मत्स्य जो थी इसकी राजधानी विराटनगर था। विराटनगर इसकी राजधानी थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान में ये वाला क्षेत्र जो था शामिल था इसमें। कंबोज इसकी राजधानी जो थी हाटक। राजौरी एवं हजारा वाला क्षेत्र जो है। सूरसेन
मथुरा इसकी राजधानी थी, मथुरा उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र था। अश्मक पोटली पोल में राजधानी थी इसकी। गोदावरी नदी क्षेत्र जो था दक्षिण भारत का, ये वाला क्षेत्र इसमें शामिल था। गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान वाला क्षेत्र इसमें शामिल था। अब ये कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा वैदिक काल। अब हम देखते हैं जैन धर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैन धर्म, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। संस्थापक जो थे इसके ऋषभदेव थे प्रथम। उसके बाद 23वें जो गुरु थे पार्श्वनाथ, असुसेन के पुत्र थे ये 23वें गुरु। 24वें गुरु जो थे महावीर स्वामी, जो वास्तविक संस्थापक माने गए इसके। इनका जन्म जो था, जो न्यू एनसीईआरटी है दोस्तों, उसमें 599 ईसा पूर्व माना गया है, और अब यही हर जगह माना जाता है। पहले 540 ईसा पूर्व माना जाता था। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं कि इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, और 540 जो था वो ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार है। और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली में पड़ता है कुंडग्राम, बिहार में। और मृत्यु जो इनकी हुई थी न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 527 ईसा पूर्व में, और ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें 468 ईसा पूर्व, पावापुरी जगह है एक, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। पिता जो इनके थे सिद्धार्थ, जातक कुल के थे, सिद्धार्थ नाम था इनके पिता का। माता थी इनकी त्रिशला, चेटक की बहन थी। पत्नी थी यशोदा। पुत्री थी अनुनज्जा, प्रियदर्शनी नाम था उसका। बचपन का नाम इनका था वर्धमान। बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन, जिनकी अनुमति से इन्होंने संन्यास लिया था। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उपदेश इन्होंने दिया था प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी जिसको हम जानते हैं। अनुयायी इनके जो थे निग्रंथ कहा जाता था उनको। प्रथम जो अनुयायी थे इनके जमाली, जो इनके दामाद भी थे। और भिक्षुणी जो प्रथम जैन धर्म से जुड़ी चंपा, दधिवाहन की पुत्री थी वो। शिष्य जो इनके थे उनको हम गणधरों के नाम से जानते हैं, मतलब 11 गणधरों में विभाजित थे वो शिष्य जो थे। 10 तो मर गए, लेकिन इनके जीवित रहते रहते, मतलब इन आर्य सुधर्मा जीवित थे। 10 तो इनके सामने ही मर गए थे, लेकिन आर्य सुधर्मा इनके बाद भी जीवित रहे थे। त्रिरत्न जो थे, जैन धर्म का त्रिरत्न पूछा जाता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। 5 महाव्रत जो जैन धर्म ने बताए हैं, अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ द्वारा 4 बताए गए थे। और लास्ट वाला जो था ब्रह्मचर्य, ये महावीर द्वारा दिया गया था, ब्रह्मचर्य वाला, ये पार्श्वनाथ द्वारा 4 दिए गए थे। मान्यता जो है, ये आत्मा में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ईश्वर में इन लोगों का कोई विश्वास नहीं था। सप्तभंगी ज्ञान, शादवाद व अनेकतावाद, ये जैन धर्म से संबंधित है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। अनुयायी राजा जो थे, जो इनको मतलब फॉलो करते थे, उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब इनको मतलब फॉलो करते थे, मानते थे। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा प्रसिद्ध था दोस्तों। मौर्योत्तर युग में संगीतियाँ, इनकी जो संगीतियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैन धर्म की संगीतियाँ पूछी जाती हैं। तो पहली जो संगीति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था पाटिलपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ये आप याद रखेंगे। दूसरा जो संगीति हुई थी 6वीं ईसा पूर्व, या उसको 510 ईस्वी मान सकते हैं आप, वल्लभी गुजरात में, श्रवण उसके थे अध्यक्ष। ये है जो इनकी संगीतियाँ थी। प्राचीन चिन्ह जो थे दोस्तों, प्राचीन चिन्ह ऋषभदेव का जो था प्रथम गुरु थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। और दूसरे थे अजीतनाथ, उनका चिन्ह था हाथी। संभव तीसरे गुरु थे, उनका चिन्ह था घोड़ा। संप्रशव वो 7वें गुरु थे, उनका स्वास्तिक था। रीति सीति जो थे 16वें गुरु थे, हिरण उनका जो है चिन्ह था। अरनाथ थे 18वें गुरु, उनका मीन था। नामी थे 21वें गुरु, उनका नीलकमल था चिन्ह। और अरिष्टनेमी जो थे 22वें गुरु थे, उनका चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें गुरु थे, उनका सर्प था चिन्ह। महावीर 24वें और अंतिम गुरु थे, उनका जो है सिंह था चिन्ह जो था। उसके बाद अब हम देखते हैं
बौद्ध धर्म दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप अच्छे से देखिए और याद करिए। संस्थापक जो थे बौद्ध धर्म के वो गौतम बुद्ध थे। एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है इनको। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी में। मृत्यु जो इनकी थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की उम्र में। महापरिनिर्वाण भी कहते हैं इनकी मृत्यु को। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता जो थे इनके शुद्धोधन शाक्य वंश से संबंधित थे। माता थी माया देवी और मौसी थी इनकी प्रजापति गौतमी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। माता की इनकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। पुत्र जो थे इनके राहुल और पत्नी यशोधरा। महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। दृश्य इन्होंने क्या क्या देखा जिससे इन्होंने संन्यास ले लिया? बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा और शव देखा एक, और सन्यासी को देखा। तो सबसे सुखी इनको सन्यासी लगा, इसलिए इन्होंने सन्यास धारण कर लिया। गृह त्याग इन्होंने किया था 29 वर्ष की उम्र में और उसको हम जानते हैं महानिष्क्रमण के नाम से। प्रथम गुरु इनके थे अलार कलाम, सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्होंने दिया था। दूसरे गुरु थे इनके रुद्र करामुक्त। 5 शिष्य थे दोस्तों इनके, जो थे वो कौशिन्य, बप्पा, भादिया, महामाना और अस्सागी, ये थे 5 शिष्य। आप पीडीएफ में एक बार इस नाम को कंफर्म कर लेंगे, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे भी। ज्ञान प्राप्ति जो इनकी हुई थी निरंजना नदी के तट पे हुई थी, फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं हम उसको, और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी 35 वर्ष की उम्र में। वैशाख पूर्णिमा की रात थी वो। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में दोस्तों। ऋषि पत्तनम के नाम से भी हम सारनाथ को जानते हैं और इसको हम जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। पूछा जाता है कि जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। भाषा इन्होंने जो प्रयोग की थी उपदेश में पाली भाषा की थी। महावीर ने प्राकृत भाषा यूज की थी, इन्होंने पाली की थी। उपदेश जो इन्होंने दिया था कौशल, वैशाली व कौशाम्बी में दिया था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। अनुयायी राजा जो थे इनके फॉलोअर बिम्बसार, प्रसेनजित व उदयन। उदयन ने जैन धर्म को भी फॉलो किया था और बौद्ध धर्म को भी। और इनके त्रिपीटक जो थे सूत्र पीटक, ये इसमें धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों सूत्र पीटक में। और विनय पीटक में जो है नियमों का संग्रह है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों को जो नियम कौन कौन से फॉलो करने थे उनके बारे में सब कुछ लिखा गया है विनय पीटक में। और अभिधम पीटक जो है उसमें जो सिद्धांत हैं सूत्र पीटक के, उसको हम सुव्यवस्थित ढंग से इसमें लिखा गया है। अभिधम पीटक में एक ग्रंथ टाइप का बना दिया गया है। मान्यता जो थी इनकी अनीश्वरवादी थे, ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे। ईश्वर को जैन धर्म वाले भी नहीं मानते थे और बौद्ध धर्म वाले भी नहीं मानते थे, यही समानता थी। लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता मतलब बौद्ध धर्म में थी। उनका मानना था कि पुनर्जन्म होता है। निर्वाण जो थी, निर्वाण जब मृत्यु होता था, जब तृष्णा का क्षीण हो जाना, इसको ये लोग निर्वाण कहते थे। इनके जो आदर्श थे वो महायान जो था उसका बोधिसत्व था और हीनयान का अर्थ पद। मतलब जो एक पद हीनयान वाले चाहते थे, एक पद के लिए उनका आदर्श था एक पद, और महायान वालों का आदर्श था कि जो बुद्ध द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं तो उनको आगे बढ़ाना, वो बोधिसत्व को आदर्श मानते थे। पवित्र त्यौहार जो थे वैशाख पूर्णिमा थी इनकी। और 4 आर्य सत्य जो दिए हैं बौद्ध धर्म ने, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य जो हैं बौद्ध धर्म ने बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से बताए हैं दोस्तों बौद्ध धर्म ने? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये हैं अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म ने बताए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो बौद्ध सभाएं हुई थी 4, वो कौन कौन सी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए, पहला जो बौद्ध संगति हुई थी, सभा हुई थी, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासन काल था अजातशत्रु का। दूसरा जो बौद्ध संगति हुई थी वो 383, सीधा 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान था।
सर्वकामी जो थे अध्यक्ष थे, कालाशोक जो थे शासक थे, उसमें राजा जो थे कालाशोक थे। तीसरी जो है बौद्ध संगति हुई थी, इसमें देखिए 247 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, 3 तिथियां हैं। तो जो आपको ऑप्शन में लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि अन्य अन्य पब्लिकेशन की किताबों में अन्य अन्य तारीखें दी गई, मैंने यहाँ पे तीनों आपके लिए लिख दी हैं। इसका स्थान जो था पाटिलपुत्र था। जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुलतिस्य थे और अशोक का शासनकाल था उस समय। चौथी बौद्ध संगति हुई थी प्रथम ईसा पूर्व, जो ईसा प्रथम था ईस्वी, उसमें कुंडलवन ये जम्मू कश्मीर में था स्थान। वसुमित्र थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और कनिष्क का शासनकाल था उसमें दोस्तों। अब यहाँ पर ये लिखा गया है नोट, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। इनका मानना है कि जो पहली उपासना के लिए मूर्ति का प्रयोग किया गया था वो संभवतः बुद्ध की रही होगी, कंफर्म नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के। उपसंपदा एक व्यवस्था थी जिसमें बौद्ध संघ की सदस्यता लेने वालों के लिए ये अपनाया जाता था, बौद्ध उपसंपदा कहते थे। जब बौद्ध संघ में कोई सदस्यता लेता था तो उसको हम उपसंपदा कहते थे और इसके लिए न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष थी दोस्तों। अब हम देखते हैं देखिए यहाँ पे, अब हम देखते हैं शैव धर्म। ये दोस्तों शैव धर्म जो था ये शिव की पूजा करने वालों द्वारा शैव धर्म को अपनाया गया था। और शैव धर्म जो था इनका शैव धर्म था। साक्ष्य जो इसके मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। रुद्र, ऋग्वेद में शिव का नाम जो था रुद्र था, ये ऋग्वेद से हमें पता चलता है। अथर्ववेद में शिव को शव, सर्व, पशुपति व भूपति के नाम से भी जाना जाता है। मृत्युंजय पुराण में ये लिखा गया है कि जो लिंग पूजा की व्यवस्था की गई है वो मृत्युंजय पुराण से लिया गया है। पत्नी जो थी पार्वती, तैत्तिरीय आरण्यक में इसकी व्याख्या है। जो शैव धर्म की संख्या थी वो 4 है, पाशुपत, कापिल्य, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ये वामन पुराण से हमें पता चलता है। सर्वाधिक प्राचीन जो था वो पाशुपत संप्रदाय था। इसके संस्थापक जो थे लकुलिश थे। अनुयायी इसके थे पंचार्थिक थे। ग्रंथ जो था पाशुपत सूत्र था। उसके बाद आप देखिए कपालिक जो थे इनके इष्ट देवता जो थे भैरव थे। प्रमुख केंद्र था श्रीशैल। कालामुख संप्रदाय जो था उसके अनुयायी थे दोस्तों महाव्रतधर। और लिंगायत संप्रदाय जो था वो दक्षिण में प्रचलित था, ये लिंगायत संप्रदाय। और जंगम कहा जाता था इसको, शिवलिंग की उपासना करते थे ये लोग। ग्रंथ जो था इनका शून्य संपादने। प्रवर्तक जो थे इसके अल्लभ प्रभु व उनके शिष्य वासव, वशव पुराण में इसकी व्याख्या है। नाथ संप्रदाय के जो थे प्रवर्तक वो थे मत्स्येंद्र नाथ 10वीं शताब्दी में। शैव धर्म जो था दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध था। और इसके किसके समय में ये लोकप्रिय हुआ? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, इनके समय में ये काफ़ी प्रचलित हुआ शैव धर्म दक्षिण भारत में। एलोरा जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित की गई थी। राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर जो था राजराज प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। और शिव व नंदी का जो चित्र था वो कुषाणों की मुद्रा पे मिलता है दोस्तों। उसके बाद वैष्णव धर्म पे आते हैं। वैष्णव धर्म जो था वो प्रारंभिक जानकारी इसकी उपनिषद से प्राप्त होती है। विकास जो था भागवत धर्म से हुआ था इसका। प्रवर्तक जो थे कृष्ण जी थे। वृषण कबीला मथुरा जो कृष्ण भगवान थे उनसे प्रवर्तक माना जाता है। और दशावतार जो थे विष्णु के वो मृत्युंजय पुराण में के अनुसार मृत्युंजय, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कनिष्क, ये 10 अवतार थे मृत्युंजय पुराण के अनुसार विष्णु के। सुदर्शन चक्र जो था विष्णु का उसमें 6 तीलियां होती थी। और प्रमुख संप्रदाय देखते हैं हम लोग कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय थे। प्रमुख संप्रदाय था दोस्तों वैष्णव। मत था उनका विशिष्टाद्वैत। आचार्य थे रामानुज, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ब्रह्म थे, जो ब्रह्म संप्रदाय था उसका मत था द्वैत। और आचार्य थे आनंद तीर्थ।
रुद्र जो संप्रदाय था उसके जो उसका मत था शुद्धाद्वैत, और इसके आचार्य थे वल्लभाचार्य। और एक संप्रदाय था सनक, उसका मत था द्वैताद्वैत, इसके आचार्य थे निम्बार्क। अंकुराट मंदिर सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1113-1150 ईस्वी में बनवाया था। संप्रदाय संस्थापक व पुस्तक। संप्रदाय देखिए, बरकरी जो संप्रदाय था उसके संस्थापक थे नामदेव, पुस्तक इनकी कोई नहीं प्राप्त हुई है। संप्रदाय था श्री वैष्णव जो थे, संस्थापक थे रामानुज, इनका जो पुस्तक है ब्रह्मसूत्र है। और परमार्थ जो था संप्रदाय, उसके संस्थापक थे रामदास, और इनकी जो पुस्तक है दासबोध। और संप्रदाय जो था राम भक्त, इसके संस्थापक थे रामानंद, और इनकी पुस्तक थी अध्यात्म रामायण। ये आपको जानना चाहिए। संस्थापक, अब देखिए इस्लाम धर्म आ जाता है यहाँ पे दोस्तों। इस्लाम धर्म भी जानना जरूरी है आपको। प्रश्न वैसे हालांकि पूछे नहीं जाते हैं इससे, बहुत कम, लेकिन फिर भी अब जब है तो आप पढ़ लीजिए। संस्थापक जो थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे, और जन्म इनका 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में, कुरैश कबीले में। मृत्यु इनकी हुई थी 8 जून को 1632 ईस्वी में मदीना में दफन है ये। पिता इनके थे अब्दुल्ला, माता इनकी थी अमीना, चाचा थे अबू तालिब, लालन पालन इन्होंने ही किया था अबू तालिब साहब ने। ज्ञान प्राप्ति इनकी जो हुई थी 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मक्का से मदीना की यात्रा इन्होंने 24 सितंबर 622 ईस्वी में की। विवाह इन्होंने खदीजा, एक विधवा थी, काफ़ी रिच फैमिली से थी, उनसे इन्होंने विवाह किया था 25 वर्ष की उम्र में। और पुत्री इनकी जो थी फातिमा थी, और दामाद अली, जो कि बाद में इस्लाम धर्म को आगे ले जाने वाले जो थे अली थे। धार्मिक ग्रंथ जो था इनका कुरान था, 114 अध्याय में बटी है वो, और 6360 पद्य हैं उसमें। विभाजन जो है सुन्नी और शिया, आप जैसे जानते होंगे सुन्नी और शिया। सुन्नी जो थे वो सुन्ना में विश्वास रखते थे, कथनों तथा कर्मों का विवरण उसमें है। और जो शिया थे वो अली की शिक्षा में विश्वास रखते थे। जो शिया लोग थे वो जो उनके दामाद थे अली द्वारा बाद में जो शिक्षा दी गई थी उस पर विश्वास रखते थे। लेकिन जो सुन्नी लोग हैं वो जो मोहम्मद साहब ने जो चीज़ें कही थी उनके कथनों कर्मों में विश्वास रखते थे। उत्तराधिकारी जो थे इनके खलीफा हुआ करते थे, जो कि 1924 तक ये चला, और तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ये व्यवस्था समाप्त कर दी खलीफा वाली। जीवनी जो थी इब्न इशाक ने लिखी थी इनकी। और जन्म दिवस जो इनका जन्म दिवस मनाया जाता है ईद ए मिलाद उल नबी वाले दिन इनका जो है जन्मदिन मनाया जाता है। भारत में जो आगमन हुआ अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में हुआ था इस्लाम धर्म का। अब हम देखते हैं दोस्तों ईसाई धर्म। ईसाई धर्म जो है वो संस्थापक जो थे इसके ईसा मसीह थे। ग्रंथ इनका बाइबिल है। जन्म जो है बैथलेहम में हुआ था, जेरूसलम में। इस दिन को क्रिसमस के रूप में भी मनाया जाता है जिस दिन इनका जन्म हुआ था। पिता जो थे इनके जोसेफ थे, माता इनकी थी मेरी। प्रथम शिष्य जो थे एंड्रूस व पीटर थे। सूली पे चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर जो था पोटियंस 33 ईस्वी में उसने इनको सूली पे चढ़ाया था। पवित्र चित्र जो क्रिश्चियन समाज का है ईसाई धर्म का वो क्रॉस है। और ईसाई जो 3 रत्न हैं ये हैं ईश्वर जो है पिता, ईश्वर पुत्र जो है ईसा ईश्वर जो है पवित्र आत्मा को ये लोग ईश्वर मानते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे हमने सब कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। बिहार बीपीएससी वाले स्टूडेंटों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपसे, और इससे ही उनके सारे क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। बिहार स्पेशल भी इसी में आ जाता है और एंशियंट हिस्ट्री भी इसी में आ जाता है। अगर वो इतना भी देख लेते हैं तो उनके लिए बहुत पर्याप्त होगा। चलिए, और अन्य जो चीज़ें हैं जिन एग्जाम हैं उनमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसको। मगध राज्य का उत्कर्ष देखते हैं दोस्तों। संस्थापक जो था मगध राज्य का वो बृहद्रथ था। राजधानी इसकी थी गिरिब्रज, राजगृह के नाम से भी जानते थे उसको। संस्थापक हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था वो। प्रशासनिक व्यवस्था पर बल था उसका। अब बिंबिसार जो है, बिंबिसार ने अंग को मगध में शामिल किया ब्रह्मदत्त को हराकर। ये बिंबिसार का कार्य है। राजगृह का निर्माण एवं राजधानी घोषित की। राजगृह का निर्माण किया पहले उसने, फिर उसको राजधानी घोषित भी बिंबिसार ने किया था।
52 वर्षों तक इसने शासन किया। राज्य वैद्य जो थे जीवक थे, बिम्बसार के राजवैद्य थे, ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवक किसके राजवैद्य थे, तो वो बिम्बसार के थे। पत्नी जो थी महाकोशला प्रसेनजीत की बहन थी, कौशलराज की। चेलना इसकी दूसरी पत्नी थी, वैशाली के चेटक की पुत्री थी वो। शेमा मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी थी, वो इनकी तीसरी पत्नी थी। मृत्यु जो हुई थी 493 ईसा पूर्व में, उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा मृत्यु हत्या कर दी गई थी 493 ईसा पूर्व में। अब हम देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु दोस्तों, इसको हम कुड़िक के नाम से भी जानते हैं, इसका उपनाम था कुड़िक। इसने 32 वर्षों तक शासन किया। मंत्री थे इसके वर्षकार भी कहा जाता था। वैशाली की विजय में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से इन्होंने वैशाली को जीत लिया, तो मंत्री के रूप में थे अजातशत्रु के, काफ़ी खास थे। मृत्यु जो हुई थी 461 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पुत्र उदयन द्वारा इसकी मृत्यु की गई थी। उदयन जो था 461 ईसा पूर्व में शासक बना और पाटिल ग्राम की स्थापना इसने की थी। ये पूछा जाता है कि पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की थी, तो ये उदयन ने ही की थी, जो बाद में चल के पटना बना। और जैन धर्म की का अनुयायी था ये। अंतिम शासक जो था हर्यक वंश का, वो था नागदशक। नागदशक जो था अंतिम शासक था हर्यक वंश का। इसके बाद शिशुनाग वंश ने स्थापना शिशुनाग वंश की हुई थी 412 ईसा पूर्व में। नागदशक की उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा हत्या की गई थी। जो ये नागदक्ष है, इसकी हत्या जो शिशुनाग ने की थी, ये इसका अमात्य था। तब हत्या करके इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने राजधानी पाटिलपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर दी थी। पाटिलपुत्र से जो वैशाली से पाटिलपुत्र स्थापित कर दी थी राजधानी। अब हम देखते हैं दोस्तों, देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा अगर आप बोर हो रहे हैं तो, क्योंकि 1 घंटा अगर मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा भी जाता है तो आप देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब देखते हैं कालाशोक। कालाशोक जो है पुनः राजधानी बनाई थी पाटिलपुत्र को कालाशोक ने। अंतिम शासक जो था शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन था। यही प्रश्न पूछा जाता है। नंदवंश जो है, नंदवंश का संस्थापक पूछा जाता है तो वो महापरमानंद थे। अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, सिकंदर का समकालीन था। यही 2 प्रश्न नंदवंश से अधिकतर पूछाते हैं, तो ये आप देख लेंगे। सिकंदर देखते हैं, सिकंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास में। जन्म इसका 356 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। पिता जो थे फिलिप थे। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक था ये। मृत्यु उसकी 329 ईसा पूर्व में हुई थी। गुरु जो था सिकंदर का अरस्तु था। भारत विजय का अभियान इसने 326 ईसा पूर्व में शुरुआत की थी। सेनापति जो था इसका सेल्यूकस निकेटर था। पंजाब के शासक से युद्ध इसका हुआ था। हाइडेपीस का युद्ध जो है, झेलम का युद्ध के नाम से जानते हैं इसको। भारत से वापस ये 325 ईसा पूर्व में गया था। और उसके बाद आप देखिए इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन माफ़ करिए 323 ईसा पूर्व, और भारत से वापसी जो है 325 ईसा पूर्व में। इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा। और जल सेनापति जो था ये नियाक्रस था, और प्रिय घोड़ा जो था बरुकेफला था। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट साम्राज्य है अपने आप में इतिहास में, और एग्जाम्पल भी आप देखते होंगे मौर्य साम्राज्य का जो है। संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और जन्म इनका 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। जस्टिन के द्वारा इनको सेंड्रोकोटस कहा गया था, और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इनको पहचाना था। चाणक्य जो थे वो इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको मतलब राजा बनाने में इनका अहम योगदान था इनका। घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना में इन्होंने मदद की थी। और अर्थशास्त्र भी लिखी थी चाणक्य ने। विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं इनको, और कौटिल्य के नाम से। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना ये जो है चाणक्य जो है। शासक जो था मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य। 345 में जन्म हुआ था, 322 में ये शासक बन गया था और गद्दी पर बैठ गया था मगध की। सेल्यूकस निकेटर जो था 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया इसने। और पुत्र जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कैनेलिया, उससे शादी की। और काबुल, कांधार, हेरात और माकरान भी इसने
सेल्यूकस निकेटर से ले लिया। गुरु जो थे इसके भद्रबाहु जैन धर्म की दीक्षा दी थी इन्होंने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो इंडिका पुस्तक लिखी थी उसने। और युद्ध जो है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसको एपियानस में वर्णित किया गया है उसको। और प्लूटार्क जो थे सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। प्लूटार्क के अनुसार जो है सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिए थे, ये प्लूटार्क कहते हैं। अब देखते हैं बिंदुसार। शासक बना ये 298 ईसा पूर्व में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य का, पुत्र भी था। उपनाम इसका था अमित्रघात, शत्रु विनाशक। अनुयायी था ये आजीवक संप्रदाय का। राजदूत था डायमेकस, इसके जो राजदूत इसके दरबार में आया था डायमेकस। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था वो। अन्य नाम इसका था भद्रसार, वरिशार वायु पुराण के अनुसार। सिंहसेन जो था इसका नाम जैन धर्म के अनुसार। विद्रोह जो इसके समय में हुए थे तक्षशिला में, सिंधु झेलम के बीच हुए थे। इसने सुसीम व अशोक को भेजा था शांत कराने के लिए। अशोक इसका पुत्र था। बहुत जो सम्राट राजा बना अशोक बाद में, सम्राट अशोक, वो इसका ही पुत्र था बिंदुसार का। एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक की मांग की थी इसने। अब देखते हैं दोस्तों हम अशोक, सम्राट अशोक, काफ़ी विराट राजा था ये। शासक 269 ईसा पूर्व में बना था ये। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, पुत्र भी था। राजगद्दी पर बैठते वक्त ये अवंती का राज्यपाल था। जब ये राजगद्दी पर बैठने वाला था तो उस वक्त ये अवंती का राज्यपाल था। माता जो थी शुभद्रांगी, दिव्यदान के अनुसार इसकी माता का नाम है ये। अशोक नाम, जो अशोक नाम मिलता है हमें, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडे गोलाम जो लेख हैं उसमें अशोक नाम उत्कीर्ण किए गए हैं। राजा अशोक जो है वो कन्नंगहली, गुलबर्गा, कर्नाटक में जो स्थित है, वहाँ पे इसके नाम राजा अशोक के नाम से उल्लेखित हैं जो अभिलेख हैं। स्वयं को राजा इसने कहा है भ्राभु अभिलेख में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोकवर्धन जो मिलता है वो पुराणों में अशोकवर्धन के नाम से इसका उल्लेख है। और उसके बाद 13वां शिलालेख जो है वो अभिषेक के 8वें वर्ष जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग आक्रमण हुआ था उससे संबंधित है। डियानिसियस टॉलमी दूत का राजदूत जो था वो इसके ही दरबार में आया था, ऐसा लूसेंट में लिखा गया है। और कई में ये बिंदुसार के दरबार में भी आया था, कई किताबों में लिखा गया है। गुरु जो थे उपगुप्त थे, बौद्ध दीक्षा दी थी इन्होंने। अनुयायी ये जो था बौद्ध धर्म का था व्यक्तिगत, अहरोरा लेख से पता चलता है। यात्रा दोस्तों, जब इसने जो यात्राएं की हैं वो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद, जैसे जब इसने राज्य अभिषेक हुआ इसका, उसके 10 वर्ष बाद इसे पहली बार बौद्ध गया। दूसरी बार ये निगाली सागर गया 12वें वर्ष। और तीसरी बार ये 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। गुफाओं का निर्माण इसने किया है बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए किया था। आजीवक जो संप्रदाय है उनके लिए जो इसने गुफाओं का निर्माण किया था उनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। और बौद्ध धर्म का प्रचार जो है इसने किया। महेंद्र जो था पुत्र इसका और संघमित्रा पुत्री, इनको इसने श्रीलंका भेजा और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इस हिसाब से इसने बौद्ध धर्म का जो है प्रचार किया। इसी वजह से बौद्ध धर्म दोस्तों विश्व लेवल पे मतलब जाना गया और बहुत बड़ी पकड़ हो गई बौद्ध धर्म की। उसमें बहुत अहम योगदान है अशोक का। शिलालेख, अशोक द्वारा सर्वप्रथम प्रचलन जो है शिलालेखों का अशोक द्वारा ही किया गया। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरामाइक लिपि में लिखा गया है। ये लिपि जो है अफगानिस्तान में जो प्राप्त होती है वो ग्रीक व अरामाइक, जो जितने भी अभिलेख हैं अफगानिस्तान में वो ग्रीक और अरामाइक लिपि में लिखे गए हैं। सहजाबगढ़ी व मनसेहरा जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। शेष जो भारत में है वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं इसके जितने भी लेख हैं। अभिलेख जो हैं मुख्यतः 3 वर्ग में विभाजित हैं इसके, शिलालेख और स्तंभलेख और गुहालेख। ये 3 तरह के इसके जो हैं लेख प्राप्त होते हैं। संख्या इनकी दोस्तों हैं 14 है शिलालेख, जो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, और 7 इसके स्तंभलेख हैं। तो पहले हम प्रमुख जो हैं इसके शिलालेख देखते हैं और उनके क्या विषय थे, किस चीज़
क्या लिखा था उसमें वो देखते हैं। तो पहला जो शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ये शिलालेख भी पूछ ले जाते हैं, यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, अन्य एग्जाम हो गए, तो उसमें ये मिलाने के लिए भी पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पहला शिलालेख किससे संबंधित था, ऑप्शन दे दिया जाता है। तो पहला शिलालेख जो था पशु बलि की निंदा की गई थी उसमें। दूसरा जो शिलालेख था वो चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित था, मनुष्य व पशु की चिकित्सा से संबंधित था दूसरा शिलालेख। तीसरा जो था उसमें अधिकारियों को हर 5 वर्ष में धार्मिक नियम के लिए जो है दौरा करने के लिए जो है आदेश दिए गए थे तीसरे अभिलेख में, शिलालेख में। चौथा जो था धम्म घोष की घोषणा की गई थी उसमें। पांचवा जो था उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में लिखा गया था कि कैसे उनकी नियुक्ति की जाएगी और कौन लोगों को चुना जाएगा, सब कुछ उसमें 5वें अभिलेख में, शिलालेख में लिखा गया है। छठा जो था उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में बताया गया है। 7वां 8वां जो है उसमें तीर्थ यात्राएं जो अशोक ने की उसके बारे में लिखा गया है। 9वां जो है उसमें सच्ची भेंट व शिष्टाचार के बारे में लिखा गया है। 10वां अभिलेख जो है दोस्तों, शिलालेख जो है, आदेश दिया गया है उसमें राजाओं को व अधिकारियों को प्रजा के हित में सोचें। 11वां जो है धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म क्या है। 12वां जो है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में व विचारों का सम्मान जो है किया जाना है उसके बारे में दिया गया है 12वें शिलालेख में। 13वां जो है कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन जो अशोक का हुआ उसके बारे में और धर्म प्रचार के बारे में लिखा गया है 13वां। 14वां जो है जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना अशोक के द्वारा, ये इसके बारे में 14वें में उल्लेख है। अब हम देखते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख दोस्तों जो है, चौथा जो है रामपुरवा अभिलेख चंपारण कार्लायल 1872 में खोजा। 5वां जो है लौरिया अरेराज में है, चंपारण में स्थित है ये भी। 6ठा जो है लौरिया नंदनगढ़ चंपारण, मोर का चित्र इस पर छपा है, ये है इसका 3 जो है स्तंभलेख जो मुख्यतः बीपीएससी में पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। 7 अब हम देखते हैं 7वां पेज इसका, और इसमें आप देखेंगे कि कौशाम्बी अभिलेख जो है ये रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है। 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा अभिलेख है, इसको धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया गया था और धार्मिक कर जो बलि था उसको माफ़ कर दिया गया था लुम्बिनी में, उसके बारे में उल्लेख जो है 7वें अभिलेख में मिलता है। रोमन देई जो अभिलेख था सबसे छोटा अभिलेख था अशोक का। शार ए कूना कांधार अभिलेख जो है वो ग्रीक व अरामाइक में लिखा गया है। उपधा परीक्षण जो हुआ करता था दोस्तों अशोक के समय में, उसमें चरित्र की जांच होती थी, मुख्यमंत्री व पुरोहित की जब नियुक्ति होती थी। मंत्री परिषद जो थी इसकी 12, 16, 20 सदस्य होते थे और वो राजा की सहायता के लिए होते थे। शीर्ष अधिकारी जो होता था उसको तीर्थ कहा जाता था, महामात्र कहा जाता था। संख्या इनकी 18 होती थी। जासूसों को चर कहा जाता था और प्रांत जो थे अशोक के समय में उनकी संख्या 5 थी जो चक्र नाम से जाना जाता था, और प्रशासक उसके जो थे कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक के नाम से जाने जाते थे। विषय जो था, विभाजन जो होता था उनका प्रांतों का, उनको विषय कहा जाता था, और जो उसका मुखिया होता था उसको विषयपति के नाम से भी जाना जाता था। सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको ग्राम कहा जाता था और उसका जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। नगर प्रशासन जो होता था वो मंडल में बटा हुआ था, उसमें 30 सदस्य होते थे और 6 समितियों में विभाजित होता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे दोस्तों। ये मेगास्थनीज के अनुसार ये चीज़ें हैं। और बिक्री कर जो था वो 10वां भाग होता था, मूल्य का 10वां भाग होता था बिक्री कर। और मृत्यु दंड की व्यवस्था थी अगर बिक्री कर नहीं देता है कोई, चोरी करता है तो। अब देखिए यहाँ पे एग्रोनोमोई, ये मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने भी पूछा है और अन्य आयोग भी पूछते हैं, तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे बहुत क्वेश्चन फंसेंगे, आप एक बार इसको मैं कह रहा हूँ आपको 4 से 5 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और इसका पीडीएफ दे दूंगा तो आप चाहे पेज अपने पास प्रिंट करवा के उसको रिवीजन कर लीजिए। नायक जो होते थे युद्ध क्षेत्र में, सेना व नेतृत्वकर्ता को नायक कहा जाता था, और सेनापति जो होते थे सैन्य विभाग का अधिकारी होता था, रख रखाव की जिम्मेदारी उसके पास होती थी। 5 सदस्यीय होते थे ये सैन्य विभाग जो था 5 सदस्यीय होता था, 6 समितियां होती थी इसकी भी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सैन्य
जो समितियाँ थी उसमें क्या, जो पहली समिति थी वो जल सेना की व्यवस्था करती थी दोस्तों। दूसरी समिति जो थी उसमें यातायात व रसद विभाग, रसद के बारे में जो है उसकी व्यवस्था करती थी, रसद की। और तीसरी जो समिति थी वो पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। और चौथी समिति जो थी वो अश्वरोही जो सैनिक थे उनकी देखरेख करती थी। पांचवी जो थी वो गज सेना की, जो गज सेना थी उसके सैनिकों की देखरेख करती थी। और छठवीं समिति जो थी वो रथ सेना जो थी उसके सैनिकों की देखरेख करती थी। अब हम देखते हैं प्रशासनिक जो समितियां थी अशोक की वो क्या क्या थी। पहली जो समिति दोस्तों वो निरीक्षण करती थी उद्योग व शिल्प का, कि उद्योग और शिल्प जो है उसका निरीक्षण जो करती थी, पहली समिति की जिम्मेदारी थी ये। दूसरी समिति जो थी वो विदेशियों की देखरेख करती थी, जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी देखरेख। तीसरी जो थी वो जन्म मरण का विवरण रखती, जनगणना का कार्य करती थी। और चौथी जो थी व्यापार एवं वाणिज्य की देखरेख करती थी, कि जो चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। पाँचवीं जो थी वो निरीक्षण करती थी निर्मित वस्तुओं का विक्रय जो होता था उसका, जो जैसे टैक्स वैक्स लेना, कि जो चीज़ें बिक्री हो गई, जो चीज़ें निर्मित हुई हैं उनका सब कुछ का हिसाब किताब जो है पाँचवीं समिति लेती थी। छठी समिति जो थी कर की बिक्री वसूलना, ये बिक्री जो कर वसूलती थी ये छठी थी समिति। अब यहाँ पर देखिए पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्ति जो दिलवाई थी चंद्रगुप्त ने दिलवाई थी, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। गुप्तचर जो थे गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। संस्था थी एक ही स्थान पर रहकर ये गुप्तचरी का कार्य करती थी। संचार जो थी ये भ्रमण करके गुप्तचर का काम करते थे, उनको संचार कहा जाता था। महामात्य सर्प, अमात्य मुखिया होता था ये। रज्जुक जो कहा जाता था न्यायाधीश को कहा जाता था, ये जनपदीय न्यायालय जो होता था उसका न्यायाधीश होता था, उसको रज्जुक कहा जाता था अशोक के समय में। सीता भूमि जो होती थी दोस्तों, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था अशोक के समय में। उसके बाद अवेत मात्रक, ये जानते थे हम इसको, जब बिना वर्षा के अच्छी उपज देने वाली जो भूमि थी उसको अदेव मात्रक के नाम से जाना जाता था उस काल में, मौर्य काल में। और उसके बाद आप देखें द्रोण, अनाज का माप जो करता था उसको द्रोण कहते थे। भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा है। तो इसको पहला देखते हैं कि मेगास्थनीज का मानना था कि एक राजा के पास 7 चीज़ें होनी चाहिए। एक दार्शनिक होना चाहिए, किसान होना चाहिए दूसरा, तीसरा अहिर ग्वाला जिसको कहते हैं, कारीगर, सैनिक, निरीक्षणकर्ता, सभासद। तो इन सब चीज़ों से मिलकर एक जो है समाज बनता था मेगास्थनीज के अनुसार। दोस्तों रूपजीवा जो थी वह महिला थी जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करती थी मौर्य काल में, अशोक के समय में, उसको रूपजीवा के नाम से जानते थे। मौर्य शासन जो था 137 वर्ष चला था। अंतिम शासक जो था इसका बृहदर्थ था। हत्या जो इसने की थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी, सेनापति था ये मौर्य शासक, जो से शासक था मौर्य का। अंतिम शासक जो था बृहदर्थ का सेनापति था ये। 185 ईस्वी में इसने हत्या कर दी। उसके बाद इसने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। और ब्राह्मण साम्राज्य में बेसिकली 2 वंश आते हैं, शुंग एवं कर्ण राजवंश। तो शुंग राजवंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था, मगध का राजा बना ये। राजधानी इसकी थी विदिशा। और पुष्यमित्र शुंग जो था मिनांडर को पराजित इसने किया था। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे 2 बार पतंजलि द्वारा। भरहुत स्तूप का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अंतिम शासक जो था शुंग वंश का देवभूति बना। हत्या इसकी की गई 73 ईसा पूर्व में वासुदेव द्वारा, और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी। और अंतिम शासक जो था कर्ण वंश का वो था सुशर्मा। केवल इतना ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें इतना ही चीज़ें लिखी हैं, फालतू की चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं दोस्तों, बिल्कुल जो आपके काम के हैं। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम पढ़िए, काम का पढ़िए। अब हम देखते हैं सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश जो है दोस्तों, इसके संस्थापक थे सिमुक। 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके ये शासक बना था। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संस्थापक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। राजधानी जो थी दोस्तों इसकी प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के किनारे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। प्रमुख शासक जो थे सातवाहन राजवंश में शिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र
पुष्यमावी व यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी इसने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे 2 बार, राष्ट्रीय यज्ञ कराया था 1 बार। साहित्यकार जो थे हाल साता गाथा सप्तशती इनकी रचना थी, और गुढ़ाढ़ बृहद कथा लिखी थी इन्होंने। मुद्रा जो थी चांदी तांबा सीतल, चांदी तांबा सीसा सर्वाधिक प्रचलित थी मुद्रा। पोटीन कांसा भी थी मुद्रा, जो है पोटीन और कांसा की भी बनती थी। भूमिदान की जो प्रथा थी उसका आरंभ इन्होंने किया था सातवाहनों ने। नाना घाट अभिलेख जो है उसमें प्राचीन प्रमाण मिलता है ग्राम दान देने का। भाषा इनकी जो राज्य की थी प्राकृत भाषा थी, ब्राह्मी लिपि में जो लिखी जाती थी। और समाज जो था इनका मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन जो राजा बनता था वो पितृसत्तात्मक, मतलब बेटा ही राजा बनता था। गौलमिक प्रशासक होता था इनका ग्रामीण क्षेत्र का। स्थापत्य जो थे कार्ले का चैत्य, अजंता व एलोरा की गुफा इन्होंने बनवाई थी। अमरावती कला का विकास भी इन्होंने किया था। ये सेतु के रूप में कार्य करते थे दोस्तों। उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो था उसको जोड़ने का काम सातवाहनों ने ही किया था। अब आते हैं हम चेदी राजवंश पे। ये कलिंग वाले चेदी राजवंश थे। इनका उदय संभवतः प्रथम ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था, अशोक की मृत्यु के बाद। प्रमाण जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलते हैं जो उड़ीसा में है। प्रतापी शासक जो था खारवेल था, जैन धर्म का अनुयायी था वो। गुफा निर्माण उसने कराई थी उदयगिरी पहाड़ी में। अब भारत में भारत के यवन राज्य थे उसके बारे में हम देखते हैं। आक्रमण सबसे पहले जो किया था हिंद यूनानी ने किया था, उसके बाद शकों ने किया था, फिर पहलव ने किया था, फिर कुषाणों ने किया था। ये आप देख सकते हैं। फिर जो संस्थापक थे हिंद यूनानी के, डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक था। ये 190 ईस्वी में अफगान, पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया था इसने। राजधानी इसकी थी सकाल। अब हम देखते हैं अपना अगला पेज। ये विख्यात था मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व के नाम से। मिनांडर जो थे मिनांडर जो था नागसेन नागार्जुन गुरु थे इसके बौद्ध धर्म के, जो नागसेन थे मिनांडर के। और मिलिंद पनोह जो लिखी थी मिनांडर और नागसेन के मध्य की जो वार्ता थी, प्रश्न उत्तर का जो सेशन है, उस जो नागसेन और मिनांडर के बीच का जो प्रश्न उत्तर जो चर्चा हुई है उसका एक ग्रंथ बनाया है मिलिंद पनोह, उसमें उसकी व्याख्या की गई है। सिक्के जो थे सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में इन्हीं के यवनों के समय में ही चले थे। हिंद यवन जो थे हेलेस्टिक आर्ट की जो कला जो थी वो यूनान की प्राचीन कला थी। इसकी भी शुरुआत इन्होंने की थी। यवनी का पर्दा यूनानियों की ही देन है। और शक, उसके बाद शकों का शासन आता है जो उन्होंने राज किया यहाँ पे। प्रतापी राजा जो थे शक में रुद्रदामन प्रथम थे 130 से 185 ईस्वी। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था मौर्यों द्वारा जो निर्मित थी शकों ने। और गिरनार अभिलेख जो था वो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया था, उसका भी जो है इन्होंने ही स्थापना की थी। और इसके जो प्रतापी राजा थे विक्रमादित्य थे। और विक्रमादित्य जो थे 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा थे। ये शकों को खदेड़ दिया था इन्होंने। और विक्रमादित्य उपाधि धारण की 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ जो हुआ इन्हीं के समय में हुआ। उपाधि लोकप्रिय हो गई। पश्चिम की शाखा जो थी, कई शाखाएं थी, उत्तर पूर्व दक्षिण जैसे थी, तो उसमें जो पश्चिमी शाखा थी इनकी शकों की वो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी दोस्तों, तो इसलिए मैंने इसमें इतना ही लिखा है। अब उसके बाद पहलव आते हैं। पहलव ने जो है इसके प्रतापी राजा थे गोडोफिनर्स, सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करते थे ये, और ईरान मूल स्थान था इनका। उसके बाद दोस्तों आते हैं कुषाण। कुषाण से प्रश्न बनते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया। कुषाण संस्थापक जो थे कुजुल कडफिसेस। प्रतापी राजा जो थे कनिष्क, 78 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कनिष्क जो जानते हैं आप, और जो आखिरी बौद्ध संगीति हुई थी इन्हीं के समय में हुई थी। राजधानी जो थी इनकी पुरुषपुर या पेशावर जो पाकिस्तान में है।
और द्वितीय राजधानी थी मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में है भारत में। कनिष्क जो थे शक संवत 78 ईस्वी चलाए इन्होंने। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने जो हम कैलेंडर देखते हैं वो शक संवत पे ही आधारित होता है, वो कनिष्क के द्वारा ही चलाई गई थी। चौथी बौद्ध संगीति इसी के समय हुई थी, देखा बता रहा था मैं अभी आपको। बौद्ध धर्म महायान का अनुयायी था ये कनिष्क। मुद्रा जो थी इसकी कुषाण शासकों द्वारा स्वर्ण मुद्रा जारी की गई, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट थी ये। राजवैद्य जो था चरक संहिता जो आयुर्वेद पे आधारित है उसका राजवैद्य था ये कनिष्क का। महाविवाह सूत्र जो थी वसुमित्र की थी, ये विश्व कोश है बौद्ध धर्म का ये। और बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष द्वारा लिखी गई, ये बौद्ध धर्म की रामायण है बुद्ध चरित। विभूति जो है जो कनिष्क की विभूतियाँ थीं वो वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत व संरक्ष, ये विभूतियाँ थी कनिष्क के दरबार की कुछ। भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा गया है जिन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा है। मृत्यु कनिष्क की हुई थी 102 ईस्वी में। अंतिम शासक जो थे वासुदेव थे। गांधार व मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग कनिष्क द्वारा आरंभ किया गया था, नियंत्रण कुषाणों ने कर लिया। वास्तुकला सबसे अधिक विकास वास्तुकला का कनिष्क के समय हुआ था जो कुषाणों का काल था। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी कुषाणों के समय में हुआ था दोस्तों। अब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य पे देखते हैं दोस्तों हम। गुप्त साम्राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदय जो हुआ 3री शताब्दी के अंत में हुआ कौशाम्बी क्षेत्र में। संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व। उत्तराधिकारी जो था घटोत्कच 280 से 320 ईसा पूर्व। प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में। पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी ये। उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत चलाया था इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और उत्तराधिकारी जो था समुद्रगुप्त था इसका, चंद्रगुप्त प्रथम का, और 335 ईस्वी में बना ये उत्तराधिकारी। विजय जो थी इसने आर्यवर्त को 9 बार हराया था, और 9 शासकों को, आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया था इसने, और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था इसने। इतना महान शासक था समुद्रगुप्त। उपाधि जो इसने धारण की थी अमोघ, अश्वमेघ, कर्ता, विक्रमक, परम भागवत। जो परम भागवत की उपाधि थी यह उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक बना था ये। कविराज भी कहा जाता था इसको, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था इसको। और उपासक जो था ये विष्णु का उपासक था, और संगीत प्रेमी भी था। सिक्कों पर वीणा वादन का चित्र भी इसने छपवाया था। कवि जो इसके दरबार में रहते थे हरिशेन, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी की थी उन्होंने। इसका जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना वो चंद्रगुप्त द्वितीय बना 380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए थे इसने शकों के विजय के बाद। फाहियान भारत आया था इसी के समय में, इसी के दरबार में। पाटिलपुत्र व उज्जैनी शिक्षा का केंद्र था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। राजकवि थे साब। नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास महाकवि थे ये, आपको पता होगा, बहुत फेमस हैं। धन्वंतरी शंपड़क ज्योतिष थे। अमर सिंह कोशाकार थे। शंकु वास्तुकार थे। बेताल भट्ट घटकरपर। 12 मिहिर खगोल विज्ञान मतलब विज्ञानी थे वो। बरूची, ये 9 जो थे नवरत्न थे। सचिव जो थे वीरसेन व्याकरण और न्याय मीमांसा व शब्द का विद्वान कवि थे। उत्तराधिकारी जो बने चंद्रगुप्त द्वितीय के वो कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। काल है 415 से 454 ईस्वी। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में, और बीपीएससी के सभी एग्जामों में पूछा जाता है लगभग। उत्तराधिकारी जो थे स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व। स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। पर्णदत्त सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय पे हुआ था। अंतिम शासक जो था गुप्त वंश का वो विष्णुगुप्त था। और गुप्त साम्राज्य में जो प्रादेशिक इकाइयाँ थी दोस्तों वो थी, देश जो थी सबसे बड़ी इकाई थी और उसका शासक था गोपना।
उसके बाद जो दूसरी इकाई थी भुक्ति, उसका शासक था उपारिक। तीसरी जो इकाई थी वो थी विषय, विषयपति उसका शासक था। और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, प्रादेशिक इकाई जो थी ग्राम, उसका जो मुखिया था वो ग्रामिक था। और जो अन्य सदस्य रहते थे गांव में उसको महत्तर कहते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कर्मचारी, जो पुलिस कर्मचारी थे उनको चाट और भाट कहा जाता था। जो पुलिस का मुख्य था उसको दंडपाशिक कहा जाता था। ग्राम समूह जो था उसको पेट कहा जाता था। भू राजस्व जो था कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। उसके बाद बलात्सर्म जो था विष्टि के नाम से जाना जाता था, वो इनका आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था गुप्त वंश में। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न भूमि, जो इनके आर्थिक उपयोगिता के हिसाब से इन्होंने भूमियों को कुछ नाम दिया था। क्षेत्र जो था उसको कृषि के यूज में लेते थे ये लोग। वास्तु जो था उसको निवास का स्थान जो इनका था उनको वास्तु के नाम से जाना था। चारागाह जो था पशुओं के चरने योग्य जमीन जो थी उसको चारागाह कहते थे। खिल जोतने योग्य नहीं थी जो जमीन उसको खिल कहते थे। अपृहत जंगली भूमि को कहते थे ये लोग। सिंचाई जो करते थे ये रहट या घंटी यंत्र से करते थे। रहट होता था दोस्तों, वो कुएं में बाल्टी का एक मतलब गोल चक्र होता था, उसमें कई सारी बाल्टियां लटका दी जाती थी। बैल जब चलते थे किनारे किनारे तो वो बाल्टियां नीचे जाती थी, कुएं में पानी भर के ऊपर ला के फेंक देती थी, तो उसको रहट कहते थे, घंटी यंत्र कहते हैं। ज्येष्ठक जो थे श्रेष्ठी का प्रधान होता था ज्येष्ठक। उज्जैन जो था व्यापारिक केंद्र था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ये। अब हम देखते हैं अपना आगे। दोस्तों 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, आप बोर मत होइए, बहुत जल्द मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ, 2 पेज और रह गए हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर थे, विष्णु मंदिर जो था तिगवा में, जबलपुर मध्य प्रदेश में है ये। शिव मंदिर जो है भूमरा व खोह नौगदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतर गांव मंदिर जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में, ईंटों द्वारा निर्मित है ये। दिनार जो थी दोस्तों स्वर्ण मुद्रा थी गुप्त काल में, सर्वाधिक मुद्रा जारी की गई थी। सर्वप्रथम सती जो हुई थी औरत, वो 510 ईसा पूर्व में ऐरणा अभिलेख में उसका उल्लेख मिलता है। भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी द्वारा जो है सती हो जाना, वहीं से सती प्रथा का जो है स्थापना हो गई, मतलब उत्पत्ति हो गई। वैश्यावृत्ति जो थी, उस गणिका जो थी महिलाएं जो थी गणिका कहती थी। कुटनी जो थी वृद्ध वेश्याएं जो होती थी उनको कुटनी कहा जाता था। अनुयायी गुप्त वंश जो अनुयायी थे गुप्त वैष्णव धर्म के थे, और राज्य चिन्ह जो था इनका गरुड़ था। उसके बाद दोस्तों अजंता की जो 29 गुफाएं थी, वर्तमान में 6 ही शेष बची हैं। उसमें गुफा संख्या 16 17 गुप्तकालीन है, जिसमें 16 जो है मरणासन पे राजकुमारी की चित्र प्रशंसनीय है, और 17वीं जो है चित्रशाला बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र है उसमें। जो ये गुफा संख्या 16 और 17 है, ये गुप्तकालीन है अजंता में। अजंता जो है महायान से संबंधित है, और पंचतंत्र जो है संस्कृत के वो हैं। संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है पंचतंत्र जो है, और विष्णु शर्मा ने लिखा है इसको। बाइबिल के बाद दूसरा स्थान इसका। 5 भागों में ये वर्गीकृत है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणस, अपरक्षिका कारित्व, ये 5 भागों में ये पंचतंत्र को इन्होंने बांटा है। आर्यभट्ट जो थे इन्होंने आर्यभट्टियम लिखा है, सूर्य सिद्धांत है ये। 12 मिहिर जो थे इन्होंने व्रत संहिता लिखी है और पंच सिद्धांत दिया है, और लघु जातक भी दिया है। उसके बाद पलकाणव ये पशु चिकित्सक थे, और हस्तायुर्वेद लिखा इन्होंने। नवीनतम नुस्खे और सूत्र व उपचार विधियां इसमें लिखी गई हैं। शासकीय भाषा जो थी संस्कृत थी गुप्त काल में। रुपया चांदी का सिक्का था ये। मंदिर बनाने की कला जो थी गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। त्रिमूर्ति अवधारणा का विकास भी इसी समय हुआ। ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए गए गुप्त काल में। मृच्छ कटिकम शूद्रक की है। ब्राह्मण और वैश्य का प्रेम इसमें लिखा गया है।
कालिदास की जो थी अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम है इसमें। गुप्तकाल जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्तकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश जो है दोस्तों गुप्तकाल के उपरांत ये मैत्रक, गौखरी, पुष्यभूति, पर्वती गुप्त और गौड़ प्रमुख वंश थे। लेकिन उसमें हम देखते हैं प्रमुख पुष्यभूति वंश। संस्थापक थे इसके पुष्यभूति, राजधानी थी थानेश्वर, कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला क्षेत्र। प्रभावशाली जो शासक थे प्रभाकर वर्धन थे। उपाधि परम भट्टारक व महाराजा धीराज के लिए थी इन्होंने। पत्नी थी इनकी यशोमती। पुत्र थे राज्यवर्धन व हर्षवर्धन और पुत्री थी राज्यश्री। तो ये हर्षवर्धन आगे चल के महान शासक बनते हैं। मेनली हम यहीं के लिए पढ़ रहे हैं पुष्यभूति वंश। शशांक जो था बोधि वृक्ष बोधगया को उसने कटवा दिया था शशांक ने, ये आप क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में। उसके बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना और 16 वर्ष की उम्र में शिलादित्य अन्य नाम था इसका। उपाधि इसने परम भट्टारक नरेश की ली थी। कन्नौज पर अधिकार किया शशांक को हराकर। नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ हर्ष पुलकेशिन दूत का। ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और राजकुमार, नीति का पंडित व वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा जाता है ह्वेंसांग को। नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र प्रधान केंद्र था ये। महामोक्ष परिषद जो थी प्रयाग में प्रति 5 वर्ष में समारोह होता था और ह्वेंसांग 6वें में शामिल हुआ था। कवि जो थे नागभट्ट थे। हर्षचरित व कदम्बरी लिखा था इन्होंने। भरचू गुरु थे इनके हर्षवर्धन के। अंतिम हिंदू शासक जो था हर्षवर्धन ही था और अधीनस्थ शासक जो थे महाराज महासामंत कहा जाता था उनको। मंत्री परिषदीय मंत्री जो थे सचिव अमात्य कहा जाता था उनको। प्रशासन का वर्गीकरण किया गया था, जो प्रांत था उसको भुक्ति कहा गया और राजस्थानिक, उपारिक, राष्ट्रीय ये शासक हुआ करते थे। जिले जो थे उनको विषय के रूप में जाना जाता था, विषय के नाम से, और उसके जो प्रधान थे विषयपति कहा जाता था उनको। पाठक फिर उसके बाद जो जैसे जिले हो गए तो उनको जिले नहीं, जैसे आपके जिले में ब्लॉक हो गए तो उसको पाठक कहा जाता था। विषय उनको भी कहा जाता था। आधुनिक तहसील, जिसको आधुनिक तहसील जो है उनको पाठक कहा जाता था। और उसके जो विषय फिर उसके बाद जो सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम कहा जाता था उसको। और उसके जो प्रधान होते थे ग्राम छलिक होते थे। पुलिस को यहाँ भी चाट भाट कहा जाता था। जो पुलिस के मुखिया होते थे उनको दंडपाशिक कहा जाता था। अधिकारी जो होता था अश्व सेना का उसको बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना का जो था बलाधिकृत, महाबलाधिकृत कहा जाता था उसको। सिंचाई जो थी यहाँ पे तुला यंत्र जल पंप के द्वारा की जाती थी। मथुरा जो था सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। लोकपाल जो था प्रांतीय शासक हर्षचरित में इसका उल्लेख है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कुछ देख लेते हैं हम लोग। पल्लव वंश, इसमें अधिकतर संस्थापक ही पूछा जाता है, राजधानियां पूछी जाती हैं, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। संस्थापक जो है सिंह विष्णु है, 575 से 600 ईसा पूर्व। राजधानी थी कांची, तमिलनाडु कांचीपुरम में। अनुयायी थे ये वैष्णव धर्म के। कीर्तार्जुनियम भारवी लेखक थे इसके। और प्रमुख शासक जो थे पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल था 600 से 630 ईसा पूर्व ईस्वी। और नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी। नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 और नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी। ये मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखा। एकाश्वन मंदिर जो महाबलीपुरम में है नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया। उपाधि वातापी कोंड महामल नरसिंह वर्मन द्वारा ये ली गई। ह्वेंसांग कांपी आया। परमेश्वर वर्मन प्रथम गणेश मंदिर इन्होंने बनवाया था मल्लपुरम में। विद्या प्रेमी थे, विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद उपाधि जो है लोकादित्य, एक मल्ल, रणंजय, अत्यंज काम, उग्र, दंड, गुणभाजन
ये इन्होंने उपाधियां धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे, अरबों का जो आक्रमण हुआ था इन्हीं के समय हुआ था। राजा सिंह, राजाओं में सिंह उपाधियां धारण की इन्होंने। आगम प्रिय उपाधि धारण की। शंकर भक्त उपाधि धारण की। कैलाश मंदिर जो बनवाया था, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। 10 कुमार चरित्र जो लिखी, दंडी लेखक, इसके लेखक हैं दंडी। कांची के मुक्तेश्वर जो मंदिर है उसको बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है उसका जो निर्माण कराया था नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। कैलाश मंदिर जो है पल्लव राजा रानी के आमद का तस्वीरें उसमें है। और उसके बाद हम देखते हैं चोल साम्राज्य, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। संस्थापक थे विजयालय 850 से 870 ईस्वी। राजधानी थी तंजौर, तंजावुर के नाम से भी जानते थे। वास्तुकार थे तंजावुर के कुंजर मल्लन राज पेरुमल। उपाधि नरकेसरी की ली थी। निशुंभसुदनी देवी का मंदिर बनवाया था इन्होंने। स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था आदित्य प्रथम ने। उपाधि कोदंडराम की ली थी। राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजा महिम 5 को भगा दिया इन्होंने श्रीलंका से। श्रीलंका को चोल साम्राज्य का नया प्रांत घोषित किया था। राजधानी पोलनुरवा जो श्रीलंका की राजधानी बनाई थी इन्होंने। उसके बाद राजराजेश्वर का शिव मंदिर जो है इन्होंने बनवाया था। शैव धर्म को मान्यते थे। राजेंद्र प्रथम, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सर्वाधिक विस्तार साम्राज्य का, चोल साम्राज्य का इन्होंने ही किया। महिपाल को पराजित किया, बंगाल का जो राजा था। चोलगंगम तालाब का निर्माण करवाया। गैंगटो चोल उपाधि धारण की। चोल काल में भूमि के प्रकार जो थे, बेल्लन वगई जो था गैर ब्राह्मण किसानों को दिया जाता था। ब्रह्मदेव जो था उपहार में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। साला भोग जो थी विद्यालय के लिए थी। देवदान जो थी भूमि उसको उपहार मंदिर के लिए दिया जाता था। पल्लीचलदम ये थी दान के लिए, जैन संस्थान के लिए। उपाधि जो थी प्रकेसरी राजेंद्र दूत ने धारण की थी। राजकेसरी जो थी वो वीर राजेंद्र ने धारण की थी। अंतिम शासक जो था राजेंद्र तृतीय था। रामानुजाचार्य जो थे तिरुपति मंदिर में गोविंद राज विष्णु की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठित जो की थी, प्राण प्रतिष्ठित ये रामानुजाचार्य ने की थी। उसके बाद प्रशासक जो थे अधिकारी वो पेरुनंदरम उच्च अधिकारी था। सेरुनंदरम निम्न अधिकारी था। उडनकुट्टम राजा के पास रहने वाला अधिकारी था। साम्राज्य जो था इनका 6 मंडल में बटा हुआ था, प्रांतों में। जो कोट्टम था, फिर कोट्टम के बाद नाडा था, नाडा के बाद नाडु, वुइमो में। मुख्य विशेषता जो थी इनकी, स्थानीय स्वशासन इन्होंने विकसित किया था। सबसे ज़्यादा चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन आया था। उसके बाद सर्वसाधारण लोगों की समिति थी ये। तालाबों व बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य इसका था। सभा या महासभा, ये ब्राह्मण जो थे इसमें पेरू मक्कल और व्यापारियों को नगरम कहा जाता था इसमें, सभा या महासभा में। भूमि कर जो था इनका 1/3 था उपज का। और सभा की सदस्यता लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी थी, योग्यताएं थी। वो क्या क्या थी? भू राजस्व योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए। अपना घर होना चाहिए उसके पास। उम्र उसकी 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसी अन्य समिति का सदस्य न रहा हो पिछले 3 वर्षों में। खाते न जमा करने वाला चुनाव नहीं लड़ सकता था दोस्तों। ये उस समय की कुछ योग्यताएं थी सभा में सदस्यता लेने की। और उसके बाद ब्राह्मणों को दी गई भूमि जो थी उसको चतुर्वेदीय मंगलम कर मुक्त कर दिया गया था। ब्राह्मण देय दान वाली भूमि को ब्राह्मण देय कहा जाता था। कलंजू जो थे सोने के सिक्के को कहा जाता था। कवि जो थे जयकोंदर तमिल थे। कुलेटुंग प्रथम जो थे राजकवि थे, कलिंग तूर्ण पर्णी के। त्रिरत्न जो थे कंबन, ओट्टकुट्टन व पुष्लेंदी तमिल साहित्य। पंप,
रन कन्नड़ के थे, ये त्रिरत्न थे। दोस्तों थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये साउथ के नाम है, तो आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रतिमाएं जो थी, कांस्य प्रतिमाएं जो थी, वह विश्व की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं थीं इसी समय। इस ईशान शिव जो थे गुरु थे राजेंद्र प्रथम के। कावेरी पट्टनम जो था बंदरगाह था 10वीं सदी का, जो प्रमुख था उस समय। राजधानियां जो थी क्रमशः उरैयूर, तंजौर, गंगकोड, चौलपुरम व कांची। और बागान समिति जो थी सड़कों की देखभाल करती थी। उसके बाद दोस्तों आदान प्रदान का आधार जो था धान, आदान प्रदान का स्थान आधार जो था धान था। जब वस्तुएं ली दी जाती थी तो धान उसके बदले में दिया जाता था। व्यापारी समूह जो था वो वलिंजियार, नानादेशी व मणिग्रामम जो था, ये व्यापारी समूह था। उपासक जो थे अलवार विष्णु के थे ये, और नयन छार जो थे शिव के थे। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट समुदाय। संस्थापक थे दंतीदुर्ग 752 ईस्वी में। राजधानी थी मनकीर या मान्यखेत, वर्तमान मालखेड़। प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय व कृष्ण तृतीय। एलोरा मंदिर जो कैलाश का था वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था कन्नौज पर अधिकार के लिए ध्रुव ने किया था। धारावर्ष जो थे, ध्रुव का नाम था धारावर्ष। अमोघवर्ष जो था जैन धर्म का अनुयायी था। कविराज मार्ग कन्नड़ पुस्तक लिखी थी। जिनसेन आदि पुराण के जो लेखक थे। और महावीराचार्य जो थे गणितासार संग्रह के लेखक थे। सकैत्यायना अमोघवर्ती, ये दरबार में रहते थे अमोघवर्ष के। अल मसूदी जो था इंद्र तीर्थ के शासनकाल में भारत आया था। अंतिम महान शासक जो था कृष्ण तीर्थ था। पूर्ण शांति पुराण कन्नड़ कवि जो था वो भी इसके शासनकाल में इसके दरबार में रहता था। एलोरा व एलिफेंटा गुहा मंदिर जो थे राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किए गए थे दोस्तों। 34 शैलकृत गुफाएं हैं उसमें एलोरा में, और 1 से 12 जो गुफा संख्या 1 से 12 है वो बौद्ध से संबंधित है। 13 से 29 तक हिंदू से संबंधित है। 30 से 34 तक गुफाएं हैं वो जैन से संबंधित हैं, जैन धर्म से। संख्या 10 जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, विश्वकर्मा गुफा। और जो 15 है वो विष्णु को नरसिंह रूप में दर्शाया गया है 15 नंबर में गुफा में। उपासक जो थे ये शैव और वैष्णव शाक्त के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। अब इसके साथ हम देखते हैं चालुक्य जो थे कल्याणी के चालुक्य वंश जो था। स्थापना तैलभ द्वितीय ने करी थी। राजधानी थी मान्यखेड़। प्रमुख शासक थे तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठम और सोमेश्वर तृतीय, तैलभ तृतीय। राजधानी परिवर्तन इन्होंने किया था कल्याणी कर्नाटक से। सोमेश्वर प्रथम ने जो किया था कल्याणी, वहाँ से मानेखेड़ से कल्याणी की थी। सबसे प्रतापी राजा जो था विक्रमादित्य सिस्टम था। बिल्हड़ राज दरबार में रहता था इसके। विज्ञानेश्वर भी राज दरबार में रहता था। अब हम यहाँ पे ये लास्ट पेज है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है ये, विज्ञानेश्वर ने लिखा है। विक्रमांक देवचरित जो है बिल्हड़ ने लिखी है। अब यहाँ पे देखते हैं चालुक्य वंश वातापी वाला। स्थापना जयसिंह ने की थी। राजधानी इनकी थी वातापी बीजापुर। प्रमुख शासक जो थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य व विजयादित्य। सबसे प्रतापी जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश वातापी वाले में। पुलकेशिन द्वितीय ने बहुसुवर्ण व अग्निष्टोम यज्ञ करवाया था। महाकूट व स्तंभ लेख भी लिखवाया था, इसमें उल्लेख मिलता है इसका। और मेघूती मंदिर भी बनवाया था इसने। और उपाधि धारण की थी परमेश्वर की, हर्षवर्धन को हराकर। दक्षिणा पथवेश्वर की भी उपाधि धारण की थी इसने। और इसकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो संभवतः 642 ईस्वी में हुई थी नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के द्वारा। और जो उन्होंने इसकी मृत्यु की नरसिंह वर्मन प्रथम ने, तो उन्होंने बतापी कोंड उपाधि धारण की थी।
ऐहोल अभिलेख जो था वो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा से संबंधित है। कीर्तिवर्मन वातापी का निर्माण करता था और विक्रमादित्य द्वितीय अविनाशय जो था पुलकेशिन को उपाधि प्रदान करी थी इन्होंने, और भतीजा था ये। पत्नी जो थी लोक महादेवी विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, और पत्नी दूसरी जो थी त्रिलोक्य देवी, इसने त्रिलोकेश्वर जो मंदिर का था निर्माण इसके कहने पे करवाया था। अंतिम शासक जो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। ऐहोल जो था वो मंदिरों का शहर कहा जाता था। अब हम देखते हैं चालुक्य वंश, बेगी जो है। संस्थापक जो था विष्णुवर्धन था, राजधानी थी वेगी, आंध्र प्रदेश। सबसे प्रतापी राजा जो था विजयादित्य तृतीय था। कुछ अन्य वंश थे, यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश और गंग वंश व काकतीय वंश, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है और आपको बता दिए कि ये भी अन्य वंश हैं जिससे प्रश्न बहुत रेयर ही पूछे ही नहीं जाते हैं। समीपवर्ती राजाओं का अभ्युदय जो हुआ वो देख लीजिए आप। पाल वंश, बीपीएससी काफ़ी प्रश्न पूछता है। संस्थापक था गोपाल, 750 ईस्वी। राजधानी थी मुंगेर। अनुयायी जो थे बौद्ध धर्म का था ये। अदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है गोपाल के द्वारा बनवाया गया था। सबसे महान जो था धर्मपाल था, पाल वंश का शासक। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, और त्रिपक्षीय संघर्ष जो था पाल, गुर्जरा, प्रतिहार व राष्ट्रकूट वंश कन्नौज के लिए, ये धर्मपाल के द्वारा हुआ था। उपाधि जिसने धारण की थी उत्तरापथ स्वामी सोडल द्वारा दी गई थी ये, और सोमपुर जो महाविहार का निर्माण भी इसी ने कराया था। बौद्ध मठ जो अनंतपुरी में है वो देवपाल द्वारा बनवाया गया था, और गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास भी पाल वंश द्वारा ही किया गया था दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जरा प्रतिहार जो थे संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। राजधानी जो थी इसकी कन्नौज थी, मिहिर भोज, और सबसे प्रतापी था मिहिर भोज। अंतिम शासक था यशपाल, 1036 ईस्वी में। दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल ने। तोमर नरेश थे ये 11वीं सदी में। गढ़वाल राठौर जो वंश था, संस्थापक थे चंद्रदेव। राजधानी थी वाराणसी। सबसे प्रतापी थे गोविंद चंद्र। अंतिम थे जयचंद। गौरी द्वारा 1194 में जो मृत्यु हो गई थी वो। चौहान जो थे ये संस्थापक थे वासुदेव। प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्र। राजधानी थी अजमेर। अजयराज द्वारा अजमेर बसाया गया था। सबसे प्रतापी राजा था वो था विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव, 1153 से 1163 में। हरिकेती संस्कृत नाटक है। अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। चंद्रबदाई कवि पृथ्वीराज रासो, चंद्रबदाई कवि थे पृथ्वीराज रासो के समय में, और पृथ्वीराज रासो भी इन्होंने लिखी थी। जैन मंदिर जो था रणथंभौर में, वो इन्होंने ही बनवाया था। तराइन का युद्ध दोस्तों हुआ था 1191 ईस्वी में, पृथ्वी विजयी हुए थे, और 1192 ईस्वी में गौरी विजय हुआ। इसी के साथ दोस्तों आपका एंशियंट हिस्ट्री का जो पार्ट था लूसेंट वाला वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की अन्य ज़रूरत नहीं है, और अगर आप इतना 4 से 5 बार देख लेते हैं बहुत अच्छे से, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके ये समझ लीजिए 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने इसी से पढ़ा है। और एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप जैसा भी इस पे आपका रुझान जो होगा उसी हिसाब से मैं लूसेंट की सारी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे तो और भी कंटिन्यू रखा जाएगा, नहीं पसंद करेंगे तो फिर सोचा जाएगा क्या करना है। तो इसी के साथ कोई सुझाव हो, कुछ आपको दिक्कत हुई हो, और जो कुछ हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, हम उसमें सुधार करेंगे। साउंड की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, अगर हुई है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिए, क्योंकि अभी मेरे पास संसाधन की कमी है। आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, चीज़ें जैसे ही बढ़ेंगी हम चीज़ों को सुधार करेंगे। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। टेलीग्राम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे।
क्योंकि टेलीग्राम पे ही चीज़ें आपको ज़्यादा कोई अपडेट होता है तो मैं टेलीग्राम पे भी कभी कभी अपडेट कर देता हूँ, तो आपको जल्द से जल्द वहाँ ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज जो है पसंद आएगी। धन्यवाद।